बढ़िया, 30 तक हो गया है तो ठीक है। तो हम है ना एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं मिलकर, है? नहीं नहीं ना, शुरू करते हैं, ये लीजिए। तो शुरू। ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है? तो हाँ, बैठ के ही थे। ठीक है ना, यहीं से तो हम ऐसा करेंगे, मिलके अध्ययन करेंगे सब साथ साथ। ऐसे राकेश भाई बताएंगे, दोनों राकेश भाई बताएंगे, लगेगा अपने से किसी को जोड़ना है, समझ में आ गया है। तो देखिए अध्ययन का क्या मतलब है ना? अध्ययन का जो मतलब है कि केवल प्रश्न ही नहीं। अब एक तो प्रश्न आ गए हैं, अगर ये पढ़ते समय किसी को बहुत अच्छी कोई बात समझ में आई हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको भी शेयर करना है। पहले ये आपने पढ़ाई की है मिलकर और पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ हमको झलक जाती है। ये अध्ययन का जो मतलब है कि हमने जब पढ़ना शुरू किया, किसी परिभाषा से, किसी बुलेट पॉइंट जो लिखे हुए हैं, किसी अनुभूति से हमको भी कुछ ठीक नज़र आ गया और हमको लगता है वो बता सकते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। ये तो प्रश्न हैं, है ना? तो ये जो सह अध्ययन है, मिलकर अध्ययन है। तो ऐसी बातें जो आपको समझ में आई हैं, जैसे राकेश भाई बताएंगे, हम भी कुछ बताएंगे, लेकिन आपको लगता है कि इसमें आपको और भी कुछ और अच्छा समझ में आया तो वो भी शेयर करें। तो जो हमारा अध्ययन हुआ है हम तो आपके साथ बांटेंगे, लेकिन आपको जो कुछ उपलब्धि हुई होगी, ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो उसको भी हम शेयर करेंगे। इस विधि से चलेंगे, ठीक है ये तरीका? तो ये है ना, मिलके इसको सह अध्ययन बोलते हैं। हाँ, चलिए नमस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता। ठीक है, तो ये जो समझने से पहले हम ऊपर के जो बुलेट है उसको एक बार देख लेते हैं। विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। और दूसरा बुलेट लिखा है, एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। अब जो ये संगठन की बात कह रहे हैं, संगठन के लिए क्या आवश्यक है? तो ये कह रहे हैं कि संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझा कि मानव में है ना संगठन होने का एक प्रवृत्ति रहा है ना, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब संगठन के मूल में क्या है? तो कारण साम्यता का आशय है कि सहअस्तित्व ही कारण है। ठीक है, सहअस्तित्व ही कारण है, क्योंकि हम है ना सत्ता में डूबा भीगा घिरा, तो हर इकाई सत्ता में डूबी भीगी घिरी है ना। तो मैं चैतन्य इकाई हूं और मैं भी सत्ता में डूबा भीगा घिरा हूं। तो सहअस्तित्व ही कारण है, पहला जो मेरी समझ में आया। अब मैं मानव रूप में हूं, व्यवहारिक। तो मानव रूप में मेरा प्रयोजन क्या है? तो विश्राम ही मेरा प्रयोजन है। विश्राम मतलब समाधान। मैं समाधान चाहता हूँ, मैं स्वयं में समाधान चाहता हूँ, मैं परिवार में समृद्धि चाहता हूँ, मैं ही समाज में अभय चाहता हूँ, है ना। अच्छा, क्या मैं अकेला ही ऐसा चाहता हूँ कि आप भी चाहते हो?
आप भी चाहते हो। अच्छा, हम और दूसरे मानव के साथ भी थोड़े सर्वे करें तो पता चलता है कि सब यही चाहते हैं। तो ये मानव लक्ष्य हुआ। तो जब कारण साम्यता समझ में आ रहा है तो अब लक्ष्य साम्यता समझ में आ रहा है कि हम मानव है और हम मानव, सबका लक्ष्य समाधान समृद्धि ही है ना। ठीक है भैया। तो अब इस अर्थ में लक्ष्य समझ में आने के बाद ही कार्यक्रम निकलता है। तो अब अच्छा, अब हमारे लिए क्या कार्यक्रम निकलता है, तो हमको पता चलता है कि बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि ये दोनों हमारी आवश्यकता है। तो हमारा जो कार्यक्रम निकल है, उत्पादन कार्य व्यवस्था निकलता है एक। तो परिवार जो है वो उत्पादन करेगा, है ना। तो ये कार्यक्रम निकलेगा हमारा कि चलो भाई, उत्पादन कौन करेगा, अकेला आदमी करेगा नहीं, परिवार करेगा उत्पादन। ठीक है। अच्छा, उत्पादन कार्य रहेगा, विनिमय कोष भी रहेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें इवॉल्व करनी है ना, ये हमारे लिए कार्यक्रम है। साथ साथ शिक्षा संस्कार कार्यक्रम भी रहेगा, है ना, स्वास्थ्य संयम भी रहेगा, है ना, इस तरह से न्याय सुरक्षा। तो ये जो मानवीय व्यवस्था का स्वरूप है उसे अभी हम लोग, तो ये हमारा कार्यक्रम निकलेगा, है ना भैया। ठीक है राकेश भैया। नमस्कार सभी को। तो भैया ने जो बताया वो तो अभी हम सब लोग जो अध्ययन क्रम में है ना, उसको लेके उन्होंने बताया पूरा, और ऐसे ही है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया। अब अगर इसको अपन बैक में जाके देखें तो ये तीनों चीज़ की आवश्यकता क्यों है, तो इसमें जो दिया हुआ है कि संगठन के लिए ये तीनों की आवश्यकता है। ये तीनों होता है तो कहीं पर हम संगठित होते हैं। अब अगर हम देखें कि आदिकाल से देखें तो जब जंगल युग चालू हुआ, जंगल युग के बाद में कबीला युग आया, तो कबीला मतलब फिर लोग इकट्ठा होना चालू हुए। उस समय क्यों इकट्ठा हुए, एक तो उनको जंगली जानवरों का भय था, उससे बचना था, भोजन की आवश्यकता थी, उससे बचना था, प्राकृतिक भय था, उससे बचना था, दूसरे जो और कबीले वाले लोग थे उनसे भी बचना था। उसकी वजह से वो लोग संगठित हुए। वहाँ भी हम देखेंगे तो वहाँ भी ये तीनों चीज़ दिखेगी। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि जागृति क्रम में ही ये तीन चीज है ना। लक्ष्य वहां भी था, कारण वहां भी था, कार्यक्रम वहां भी था। जीव चेतना में भी लक्ष्य, कारण और कार्यक्रम था इकट्ठा होने का। उसके बाद में देखें तो जैसे अब सिनेमा हॉल है, वहां भी लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पे क्या लक्ष्य होता है सबका, मनोरंजन, पिक्चर देखना, उसके लिए भी लोग इकट्ठा ही होते हैं वहां पे, है ना। लेकिन वो अस्थायी रहता है, वो सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा वहाँ पे इकट्ठा हुए और वो ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग, कुछ 100 लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ भी एक लक्ष्य रहता है सबके इकट्ठा होने का। और फिर अब अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो यहाँ भी हमारा कोई लक्ष्य है कि हमको जागृति क्रम में आगे बढ़ना है और कुछ समझना है, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है। फिर कार्यक्रम साम्यता की बात आती है, तो कार्यक्रम सबका समान होगा वो तो है ही, लेकिन समान नहीं हो तो कम से कम एक दूसरे के लिए पूरक हो। ऐसा अध्ययन और भी बहुत सारी जगह में चल ही रहा होगा, सब जगह आज यही हो रहा होगा ऐसा नहीं है, या इसी तरीके से हो रहा होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे के पूरक कम से कम हो, तो फिर हम सब लोग उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो इस दृष्टि से ये तीनों चीज संगठित होने के लिए ये तीनों हर जगह हर वक्त मिलेगी, इसके बिना संगठन नहीं है। इतनी बात है। तो है ना, और एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको और शॉर्ट में देखें तो जो भी अपनी कारण की बात कही, तो आगे और पहले भी इसमें लिखा हुआ है कारण क्रिया, है ना, सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रिया, तो उसमें भी आया हुआ है ना। तो कारण को समझ भी कह रहे हैं, समझ का एक होना, है ना। जो कारण सहस्तित्व है मानव में, वो सहस्तित्व में कैसे होगा कि संगठित होने के लिए सबकी समझदार होना आवश्यक है। नहीं तो एक मानव में जो अखंडता है, जो ये बात कही ना पहले ही, अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो कैसे होगा अखंड समाज प्रमाणित, अभी समझ के बिना नहीं होना है, उसको कारण कह रहे हैं। तो जैसे अभी उदाहरण दिए, तो क्रिकेट मैच में क्या अखंडता आ पाती है, आधे लोग दुखी और आधे लोग खुश निरंतर बने रहते हैं, वहाँ पे कोई अखंडता का कार्यक्रम नहीं है ना। ऐसे जीव चेतना के जितने भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि उसमें समझ का अभाव है,
कारण में साम्यता नहीं है। तो बोध और अनुभव कारण क्रिया कहा गया है, तो इसलिए वो कारण की साम्यता कब हो पाएगी, अगर सभी में समझ एक हो पाएगी तो वो साम्यता हुई। उसके अर्थ में लक्ष्य क्या निकल के आता है मानव का? जागृति। और मानव लक्ष्य को कैसे पहचाना गया है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ये पूरी मानव जाति का लक्ष्य है। कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं, है ना, इस लक्ष्य के साथ जुड़ा होना आवश्यक है। और इसके साथ जो दोनों भाइयों ने बताया, कार्यक्रम बहुत सारे होंगे, लेकिन वो 5 आयामों में होंगे, है ना। शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, विनिमय, है ना, न्याय, सुरक्षा, विनिमय कोष। तो ये सब कार्यक्रम, ये तीनों की साम्यता हो जाएगी तो कारण समझ के अर्थ में मानव लक्ष्य, मानव लक्ष्य के अर्थ में कार्यक्रम, तीनों एक हैं तो अखंडता प्रमाणित, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होती है। ये हमारी यात्रा है। इसलिए और शुरुआत कहाँ से होगी? समझ से। ठीक है, तो हम कोई भी सूत्र पकड़ेंगे वो सारा कनेक्टेड तो रहेगा ही। ठीक है ना राकेश भाई? हाँ भाई, बिल्कुल। इसमें किसी और को कुछ जोड़ना हो? जय भाई। तो ये इन शॉर्ट ऐसा हुआ ना कि कारण है वो मानव विश्राम चाहता है, वो कारण है। फिर उसके लिए लक्ष्य भी सबका समान होना चाहिए। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ये मानव लक्ष्य है। और उसके लिए ये जो कार्यक्रम है वो 5 योजना के रूप में, एक दूसरे की पूरकता के रूप में। तो तीनों को इस तरीके से पूरा जोड़ सकते हैं ना। तो जो यहाँ से कहा गया है कि अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं, ये भी एक लाइन है। इसको जैसे भैया ने पहले पढ़वाया, हाँ, ये एक एक चीज यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। ये क्यों कहा गया है कि परंपरा में ऐसा माना गया है, स्वांत सुखाय, है ना, कि भाई दुनिया अगर सुखी होना है तो ये तो मोहमाया है, संबंध, परिवार, इनसे तो क्या पाना है? मुक्ति पाना है, इनको तो छोड़ना है, ये तो बंधन है ना। तो कहाँ करना है कि स्वांत सुखाय के लिए अकेले का कोई कार्यक्रम बन जाए, लेकिन उसकी कोई परंपरा नहीं है। उसको शिक्षा में तो हम सिखा नहीं सकते। हम जो शिक्षा कर रहे हैं तो वो मानवीय परंपरा में सभी के लिए, सर्वशुभ के लिए सभी सुखी हो पाए, उससे ऐसा प्रमाणित नहीं हो पाए। तो यहाँ से ये बात कह रहे हैं कि अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं है ना, हमको संगठित होना ही है। फिर संगठित होने का क्या अर्थ है? तो समुदाय संगठित होता है दूसरे पे आक्रमण के लिए, है ना, जीव चेतना के अर्थ में दूसरे का संपत्ति को अधिकार के लिए। अभी यहाँ अखंडता किस लिए कह रहे हैं? ये कारण विश्राम चाहता है, जागृति चाहता है, उसी को कह रहे हैं अनुभव बोध हर एक मानव में। विश्राम कब होगा? जब जागृति होगी। तो वो कारण की साम्यता हो गई, क्योंकि ये हर मानव व्यक्ति के स्तर पर समाधान, ऐसा कह रहे हैं ना, व्यक्ति के स्तर पर समाधान, परिवार के स्तर पर समाधान, समृद्धि, और समाज के स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर अभय और सहअस्तित्व। ये चारों में साम्यता हो जाने से पूरा मानव का कार्यक्रम निश्चित हो जाता है। पूरा मानव में जो अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था है वो निश्चित हो पाती है। ठीक है योगिता बहन, है ना? इसमें कुछ और किसी को कहना, जोड़ना, कुछ भी जोड़ना, मतलब जरूरी नहीं प्रश्न ही हो। हाँ जी। भैया इसी में मतलब पीछे दिया हुआ है कि ये चीज़ें पशुओं में भी देखी जाती है, लेकिन पशुओं में केवल भय के उसमें कारण देखी जाती है। पशुओं में उत्पादन या व्यवहार के अर्थ में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। बहुत बढ़िया। तो कल जो है ना अंजू बहन भी कह रही थी कि भाई पशुओं में भी, है ना, संवेदना और सुख दुख की बात कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ें समुदाय इकट्ठा होना, संगठित होना, तो पशुओं में भी देखा जाता है। पशु संगठित किस लिए होते हैं? भयवश और आहारवश। तो उनका कार्यक्रम जिंदा रहना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अर्थ में ही वो संगठित होते हैं। वहाँ पे कोई मिलके उत्पादन करेंगे, है ना, मिलके कोई विश्वास सम्मान के साथ बैठेंगे, क्योंकि सम्मान और विश्वास की आवश्यकता वहाँ है नहीं। इसीलिए वहाँ देखते हैं कि एक ही पिंड, अगर प्राइड बोलते हैं तो शेर अपने बच्चों को भी मार के खा जाता है। ऐसा आजकल तो दिखाई जा रहा है, मतलब हम जंगल ना भी जाएं तो बहुत सारा दिख जाता है। तो वहाँ पे केवल भयवश की अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो उनका संगठन होना है। मानव केवल अखंडता, सार्वभौम व्यवस्था यानी सुख जो प्रमाणित है,
केवल जिंदा रहने के लिए अगर संगठित होते हैं तो वो तृप्त नहीं हो पाता है। एक से अधिक मानव तृप्त नहीं हो पाएंगे। और वही आज हमने उत्पादन के अर्थ में खूब संगठित हो गए हैं, है ना, परंतु हम तृप्त नजर नहीं आते हैं, सुखी नजर नहीं आते हैं। इसलिए जो पीछे लिखा गया है उसको अलग बताया गया है। ठीक है विजय भाई, विवेक भाई। हाँ जी, चेतना दीदी माइक ले लें। हमारे ग्रुप में ये प्रश्न कल था कि उत्पादन के लिए किसी और मानवेतर अवस्था में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा जाता, लेकिन मधुमक्खी जो है वो शहद बनाती है। हाँ, तो उसको वो उत्पादन के उसमें गिन के थोड़ा हम लोगों के बीच चर्चा हो रही थी, तो वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ, तो किसको उत्पादन कह रहे हैं, है ना? तो वो प्रकृति में जो अपना जो कार्यक्रम है इकट्ठा करने का, वो एक तरह से एक जगह से लेके संग्रह कर रहे हैं, है ना? तो उसको उत्पादन किस अर्थ में कह रहे हैं? वो सामाजिकता वहाँ नहीं है, है ना? तो जितना यहाँ उत्पादन कह रहे हैं वो सामाजिकता के अर्थ में है। तो सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए वो उत्पादन नहीं है। ठीक है ना? घनश्याम भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात हो रही थी जी। कि कहाँ पे? ये संस्था का? अपनी संस्था के लिए, संस्था के लिए कि कुछ गुड कोज के लिए सब लोग इकट्ठा हुए शिक्षण संस्था में, और सभी का लक्ष्य एक ही है। मैनेजमेंट का भी लक्ष्य एक है और जो टीचर्स है उन लोगों का भी लक्ष्य एक है। ये लक्ष्य पाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है और वी आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। एक समझ कल ऐसी आई थी डिस्कशन में, हाँ जी, कि कॉमन लक्ष्य होने से अपने को कुछ रिजल्ट मिल पाता है, उसी में सब लोग साथ में रह पाते हैं। हाँ, तो देखिए इसको पकड़ने की जरूरत है ना? कॉमन लक्ष्य मतलब क्या? कॉमन लक्ष्य देखिए, कुछ चोर मिलके, है ना, चोरी का प्लान बनाते हैं, उनका भी कॉमन लक्ष्य है। होता है कि नहीं होता है? और बढ़िया से मिलके चोरी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें मैनेजमेंट का एक लक्ष्य होता है और जो लोग काम करते हैं उन लोगों का भी एक लक्ष्य होता है जी। वो जो मैच हो जाता है तो वी विल गेट वेरी गुड रिजल्ट, ऐसा मेरा कल मानना था। आपका बिल्कुल सही मानना है। तो यहाँ पे पहले वो इसीलिए कारण की भी बात कह रहे हैं कि आप तो मैनेजमेंट और शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं एक दूसरे की बात कर रहा हूँ जो क्राइम ऑर्गेनाइज चलता है। तो उनका भी तो लक्ष्य साम्यता है, जो अभी राकेश भाई बता रहे थे कि भाई खेलने के भी लक्ष्य साम्यता होती है, कार्यक्रम साम्यता होती है, पर अंतिम उपलब्धि को ध्यान में रख के इसका मूल्यांकन हो पाएगा। ठीक है। अखंडता, सार्वभौम व्यवस्था क्या उससे प्रमाणित हो पाती है? जो आज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको जांचें, है ना, खूब अच्छे से, क्या इस कार्यक्रम से अगर सभी ये कर पाते हैं, क्या इससे कंपटीशन है कि नहीं है? हम अभी हमारी लक्ष्य साम्यता क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की? अगर देखें, अखंडता सार्वभौम व्यवस्था है क्या? अभी तो वही दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, अभी कर रहे हैं। हाँ, अभी भाई आत्मीय ग्रुप ने इस अध्ययन को अपना लिया है, तो अभी कर रहे हैं जी। लेकिन अगर इसको हटा दें, इन जनरल नहीं है वो 100%। देखिए, बम बनाने वाली फैक्ट्री जो होगी, वहाँ पे भी मैनेजमेंट और वर्कर्स और इस तरह का उनका भी लक्ष्य, विजन एक बताएंगे, मिशन विजन। तो रिजल्ट लाने के लिए तो प्रक्रिया वही है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? उससे तो सर्वनाशी होगा। तो यहाँ पे इसलिए इस लाइन को जो राकेश ओझा भाई ने पहले ध्यान दिलाया, उसके अर्थ में देखना होगा कि अखंड समाज जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। अखंड समाज का मतलब क्या है? क्या मतलब है अखंड समाज का? अनिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, अखंड समाज का क्या मतलब है? देखिए, लक्ष्य एक होना, पर हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, लक्ष्य जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि
एक टीम है, एक वार होता है ना। जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ झगड़ा होता है, तो एक समुदाय का लक्ष्य तो एक है, क्या? जीतना है, और दूसरे का भी वही है। लेकिन दोनों का प्रमाणित हो जाएगा क्या? दोनों सुखी हो जाएंगे क्या? सर्व मानव जाति का लक्ष्य को पाना, उसको पहचानना, उसको अखंडता कह रहे हैं। समाज में किसी एक समुदाय को नहीं कह रहे हैं, ना, मानवीय समाज की पूरे मानवीय समाज की बात कर रहे हैं। तो अभी जो मैनेजमेंट और वर्कर्स या जितना भी वो साम्यता की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग शेयर्ड विजन, ये मैनेजमेंट का है ना कि भाई एक मिशन विजन होना चाहिए। तो ये तो हर कंपनी का है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट बिके और हमारा जो कंपटीटर है उसका ना बिके। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा बच्चे आ जाएं और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज खाली हो जाए, तो किसकी सफलता हो गई? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की सफलता हो गई, लेकिन दूसरे की। तो दोनों की लक्ष्य साम्यता नहीं रहेगी, लक्ष्य एक होते हुए भी एक का ही सफल हो पा रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? हर मानव का लक्ष्य सफल हो जाए, हर मानव का लक्ष्य सफल हो जाए और परस्परता में कोई विरोध नहीं हो, इसलिए उसको अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था की बात कह रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फिर कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता की बात आ रही है। ठीक है घनश्याम भाई, अभी जितने भी मैनेजमेंट हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, हम देखेंगे वो किसी ना किसी के विरोध में। एक की सफलता दूसरे की विफलता समाई हुई है। जितने भी कार्यक्रम हैं, कंपटीशन है अभी, तो वो प्रमाणित नहीं हो पाई ना, सर्व शुभ प्रमाणित नहीं हो पाया। उसका परिणाम क्या निकला? मतलब जो भी हमने उत्पादन या है ना जिंदा रहने के लिए या समुदाय मानसिकता के साथ में जो कार्यक्रम, तो वहाँ पे भी एक समुदाय ने तो अपने लक्ष्य की साम्यता को बनाया ही है ना। एक समुदाय आज चाहता है कि उसके हिसाब से धरती पे है ना स्वर्ग आ जाए, सब उनकी मानसिकता को स्वीकार कर लें, पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय की सफलता की बात हो रही है। और इस संघर्ष के कारण पूरा का पूरा धरती है ना, एक तरह से देखा जाए तो कल जो आप सबने मिलके हमको गिफ्ट की थी किताब, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे, अभी पढ़ नहीं पाए जयेश भाई उसको, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से कैसे टैकल करें, तो तब होगा जब सर्व मानव अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था को लक्ष्य के रूप में अपनाएंगे। उसमें हर मानव का तो जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य दोनों का सफल होना है ना, वो अखंडता की बात है, सबका हो जाए, इस अर्थ में ये साम्यता की बात हो रही है। हाँ जी, और एक तो हम राकेश भाई ने बोला कि सह अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है, तो उसमें कारण वो क्या उसको बता रहे हैं कि व्यापक में सारी इकाइयां डूबी भीगी गिरी, वो उसका मीनिंग यही हुआ इस लाइन का। तो देखिए महाकारण भी कहा गया है, तो सहअस्तित्व तो सबका कारण है। अब ये मानव सहज प्रयोजन में इसको कैसे देखें? सहअस्तित्व तो पदार्थ अवस्था का भी, जीव अवस्था का भी है ना, ठीक है ना, है राकेश भाई? ठीक सही ना? ठीक। तो मूल कारण तो सहअस्तित्व ही है। मूल कारण तो सहअस्तित्व है, वो तो सभी पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो सहअस्तित्व ही है। व्यापक प्लस इकाई में डूबे भिगे घिरे होना है ना, जिससे आगे सिद्धांत की बात आती है, श्रम गति परिणाम, कल है ना लोगों ने बताया, आप सबने भी बताया। तो ये तो मूल कारण है। मानव में कारण क्या होगा? विश्राम, समझना। जब मानव के स्तर पे देखते हैं तो सहअस्तित्व तो परमाणु के लेवल पर भी है, पदार्थ के लेवल पर भी है, एक कोशिका के लेवल पर भी है ना, वो तो है ना सार्वभौम सार्वकालिक सत्य है। तो मानव के संगठित होने में कारण कैसे देखा जाएगा? तो महाकारण तो वही है, लेकिन हम समझ के बिना है ना लक्ष्य की भी समानता को नहीं पा पाएंगे। लक्ष्य में समान हो पाएंगे क्या अगर हम समझ को नहीं पहचानेंगे कि मानव में बोध, साक्षात्कार अनुभव या साक्षात्कार अनुभव बोध होना है ना, ये समझदार होना, अस्तित्व को जैसा है वैसा समझना, ये आवश्यकता है हर मानव की, हर जीवन की। तो समझ भी को भी कारण कहा गया है। इसलिए आगे पाएंगे कारण क्रिया, सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रिया, उस अर्थ में भी इसको कारण कहा गया।
सर जी। तो सर अस्तित्व जैसा है वैसा उनको समझने की आवश्यकता है हर एक मानव की। हाँ अगर इसी जर्नी के अंदर वो ना समझ पाए हाँ तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जैसे पशु मानव के अंदर हमारा का जैसे जन्म हुआ हाँ जीव के अंदर, हाँ पशु जीव के अंदर, हाँ तो उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज है कि 0.01% केस के अंदर अंदर भी हम वो जीव योनि के अंदर भी समझ पाए, ऐसा कुछ? या क्या नाम बताया भैया आपने? पीयूष। पीयूष भाई। तो देखिए मानव में समझने में क्या दिक्कत है, मानव शरीर में? अब सर वो तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की उनकी इंटरेस्ट है। नहीं, आपका प्रश्न ये है कि क्या जीव शरीर में भी समझ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? मीन्स पशु शरीर के अंदर भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज होगी? मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपको पता है? क्योंकि सर जैसे मानव का शरीर एक जो मिला है, अगर हर एक पर्सन अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो वो अपनी इसी जर्नी के अंदर वो अपना ज्ञान का लेवल है वो तृप्ति बिंदु तक पहुंच पाए, वो जरूरी नहीं है। हाँ, तो लेकिन आपको ये खतरा है कि अगली शरीर यात्रा में आप पशु बने, ऐसा? नहीं, मीन्स पशु शरीर के अंदर भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्ञान अवस्था में मानव को ही रखा गया है, समझने की आवश्यकता मानव की है, मानव अवस्था में है, ज्ञान अवस्था में। तो उसके लिए कंपलसरी मानव का शरीर, तो सेकंड जर्नी फिर से वहां से शुरू करनी पड़ेगी। तो उसमें दिक्कत क्या है लेकिन? मतलब मैं वो भी समझना चाह रहा हूँ कि मतलब आपको लग रहा है एक्सीडेंटली अगर उधर चले गए, ऐसा? ऐसा नहीं, मीन्स नंबर ऑफ जितनी जर्नी है वो इतनी लंबी होती है। कल आपने बोला था 84 लाख योनि, आप ही ने बात रखी थी पीयूष भाई? यस सर। हाँ, तो देखिए ये मान्यता को जांचने की आवश्यकता है, इसलिए कल मैंने जो बात रखी थी ना, वो है ना, हमारे पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास, ये हर लाइन से हमको जुड़ते ही है। तो पीयूष भाई देखिए, अभी है ना, हमने भी ये सुना है ना, कि 84 लाख योनियों के बाद में मानव शरीर मिला है। अब ये 84 लाख अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सी योनियों की बात करें, कुछ तय तो नहीं हो पाया है। 84 lakhs है ना, कितनी मतलब कहाँ से काउंट कर रहे हैं, ऐसा कोई एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ठीक है, अगर 4 अवस्थाओं में देखें तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, ये तो क्लियर हो चुका है। जो जीवन और शरीर है ना, 2 भिन्न वास्तविकताएं हैं। तो जीवन क्या प्राण अवस्था में है पीयूष भाई? जीवन क्या प्राण अवस्था की किसी इकाई को चलाएगा? पीयूष भाई का थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा सोच में है, कंफ्यूजिंग है। तो ये तो परिचय शिविर में देखिए क्लियर हो जाता है, पर अगर फिर से क्लियर करना है, अभी मैं स्टेटमेंट के रूप में बोलूँगा, तर्क में आप ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लगभग सबको समझ बनी है कि पहले हम मानते रहे सजीव और निर्जीव जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है ना विभाजित करते हैं, है ना, तो वहाँ पे प्राण है ना। आप सबको ये क्लियर है ना, जीव, जीवन, जिंदगी, प्राण, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाथ खड़ा कर दे। सबको ही क्लियर है पीयूष भाई, है ना। मच्छरों को शरीर को जीवन चलाता है क्या? नहीं चलाता। तो इसलिए बहुत सारा निकल जाता है। जीव अवस्था का जो लक्ष्य है, जीव अवस्था का जो प्रयोजन है, केवल जिंदा रहना, जीने की आशा के साथ है। तो समझने की आवश्यकता सुखी होने के लिए है, वो मानव का धर्म है। तो समझने का जो कार्यक्रम होगा वो तो मानव शरीर के साथ में ही हो पाएगा। ठीक है, हाँ जी, और कोई? जी, हाँ जी। ठीक है, राइट, बिल्कुल। अगर आपने अंतिम लक्ष्य आपकी मानसिकता में और कार्यक्रमों में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, तो
तो फिर वो हर कार्यक्रम में झलकेगा, ठीक है। फिर आप कंपटीशन नहीं करेंगे। फिर मान लीजिए आपके स्कूल की बजाय दूसरे स्कूल में बच्चे चले भी जाते हैं तो आप दुखी नहीं होंगे बस तो, लेकिन अगर दुखी हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना है। ये काम करते हुए भी हम कंपटीशन से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, मानसिकता का ही पूरा खेल है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल कुछ करेंगे ही नहीं अभी, है ना। इसीलिए तो देखिए यहाँ पे हम जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए इसको अब कैसे अलाइन करें। लेकिन अगर हमारी मानसिकता में ये बना रहता है कि बच्चे केवल मेरे स्कूल में आए, क्योंकि अगर मेरी आर्थिक निर्भरता बच्चों पर है, देखिए इसको बहुत क्लियरली से पकड़ने की बात है। अगर मैंने स्कूल खोला है और बच्चों से मैं फीस लेता हूँ या लेती हूँ और उससे स्कूल का संचालन होता है, तब क्या मानसिकता रहेगी। अगर मैं लॉस में जाता हूँ, बच्चे कम आते हैं, तब क्या करेंगे आप। फिर भी उस सिचुएशन को स्वीकार करेंगे ना। हाँ, क्योंकि कंपटीशन की भावना नहीं है, जितने भी आ रहे हैं तो हम उनको बेस्ट नॉलेज तो लॉस को कैसे पूरा करेंगे। दूसरे उसके निकालेंगे वेज। हाँ, तो देखिए वो वेज क्या होंगे, डोनेशन होगा क्या, ये सब सोचने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखो हाइपोथेटिकली कहना एक बात है, पर जैसे आप जीने जाते हैं, व्यावहारिकता में जाते हैं, अब वो लॉस के लिए डोनेशन चाहिए। डोनेशन कहाँ से आएगा, वो किसी का शोषण करेगा धनी आदमी ही डोनेशन दे पाता है ना। इसलिए इसमें उत्पादन, अभी आप देखेंगे ना सारा का सारा, तो ये सारा डिजाइन है जो एक दूसरे में फिट होना है। मानव के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी आयाम हैं, तो ऐसा नहीं कह रहे कुछ नहीं करना है, इन सब पे विचार करना है। अभी अध्ययन कर रहे हैं, हम सब इन पे विचार कर रहे हैं, पर ये सही सवाल है फिर ऐसा कैसा डिजाइन बनाया जाए कि मुझ में कंपटीशन की मानसिकता भी ना रहे, मैं निर्भर भी नहीं रहा हूँ, है ना। देखिए जैसे ही आप दुकान खोलते हैं कुछ भी, है ना, तो तुरंत आप निर्भर हो जाते हैं। पूरक होना और निर्भर होने में अंतर है। तो कंपटीशन नहीं होता है तो उपयोगिता पूरकता आती है ना। तो किस तरह से आप कंपटीशन की मानसिकता से कैसे मुक्त हो पाएंगे, हाइपोथेटिकली ठीक है, पर व्यवहारिक रूप में कैसे हो पाएंगे, उस डिजाइन को पकड़ना होगा। ठीक बात है अंजुमन। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो अच्छा काम, जैसे मान लो स्कूल भी कोई ट्रस्ट के नाम से हमने खोला है लेकिन विजन बहुत अच्छा है टू कंट्रीब्यूट, तो उसमें अगर हमें डोनेशंस ऐसे ही कोई ऐसे रिच पीपल दे भी रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है अभी मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। इट्स माय क्वेश्चन, इज इट रॉन्ग टू दे हैव एक्स्ट्रा मनी, दे आर गिविंग इट टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी, व्हाट्स रॉन्ग इन। ठीक बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या सार्वभौम व्यवस्था के लिए हमेशा रिच का बने रहना आवश्यक रहेगा। अगर आपका डोनेशन मिलते रहना कुछ लोगों को डोनेशन मिलते रहना है तो उनको रिच बने रहना है। रिच होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो शोषण फिर आवश्यक है, और शोषण से कोई सुखी होता नहीं है। तो कुछ लोगों का दुखी रहने बने रहना आवश्यक है। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, एक दिन राकेश भाई और सबको भी उदाहरण है, हम लोग एक बार ट्रेन से आ रहे थे तो एक मैडम थी, जैसे आप कह रही हैं, तो बहुत अच्छा वो काम करती थी। बोले मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है जब मैं स्लम में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनका खाना देती हूँ, वो मेरी तृप्ति का बहुत बड़ा आधार है ना, ऐसा उन्होंने कहा। और सब लोग तारीफ भी कर रहे थे, तो मैं भी था, मैंने पूछ लिया अच्छा ऐसा है कि फिर तो इसका आपकी तृप्ति के लिए कुछ बच्चों को स्लम में और गरीब बने रहना चाहिए। भैया आपकी तृप्ति का आधार अगर गरीब है ना, ये अभी गरीब हैं, अगर हमारी ये मानसिकता में सूक्ष्मता है, अभी हैं उनकी सेवा करके मेरी तृप्ति का वो आधार नहीं है, पर अभी वो आवश्यक है सेवा करना, उनको समझाना, उनको खाना देना, तो एक बात है। पर फिर क्या रहेगा कि अरे गरीब खत्म हो गए तो मेरा तो तृप्ति का आधार खत्म हो गया। अगर वो मेरी तृप्ति का आधार है, अगर वो मेरे विजन का अर्थ है, तो फिर वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आता है, फिर वहाँ अखंडता नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। जैसे कोई कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो मिसाइल और गन बेचती है,
और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उनके एम्प्लॉय को सैलरी मिलती रहे, मैनेजमेंट को अच्छे बोनस मिलते रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? वो बिकती रहे। और वो बिकेंगी कब? कुछ लोग होना चाहिए जो उनको प्रयोग करते रहें, मारते रहें, नहीं तो बिकेंगी कैसे? तो सैलरी कैसे होगी? अब बताइए, अखंडता आ जाएगी इससे। अगर उनकी रोजगार का ध्यान रखना है हमको, कई बार ऐसे कहते नहीं भी, अगर है ना, ये तो सबके रोजगार का मामला है, तो सबका रोजगार चलता रहे, इसका मतलब कुछ लोग गन लेके है ना मारते रहे। उनका भी विजन है कि कंपनी के अर्थ में ही विजन है, वो अखंडता की बात ही नहीं सोचते हैं। कंपनी की सफलता के लिए वो विजन बनाते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकें बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिलरी बिके। फिर आप क्या करते हैं? फिर ऐसा भी योजना बनाते हैं कि लड़ाई कैसे हो जाए, वो बनाना आपका कार्यक्रम बन जाएगा। तो वहाँ का जो मार्केटिंग मैनेजर होगा उसको ये टारगेट दिया जाएगा, यार देखो तुम लड़ाई नहीं करवा रहे हो, आजकल कुछ काम नहीं करते हो। पर्सनल गन है, ठीक बात है। वहाँ पे गन कंट्रोल की बात ही नहीं करने देती है। गन लॉबी इतनी बड़ी है कि अगर आप कहें कि गन लाइसेंस हो जाए या कुछ कंट्रोल आ जाए, वो करने नहीं देते हैं। क्योंकि इस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऐसी कंपनीज का कि कुछ लोग देश लड़ते रहें, कुछ समुदाय लड़ते रहें। ऐसी मानसिकता से क्या अखंडता आ जाएगी? अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये है कि हमको तो है ना गरीब बच्चों को ही सेवा करना है, दिन दुखी लोगों की मदद करनी है, तो उनका फिर प्रयास ये भी रहता है कि दिन दुखी बने रहें। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर मानव समान हो जाए। कैसे समान होगा? हर मानव समझदार हो जाए, हर मानव स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाए, ना डोनेशन की जरूरत पड़े और ना ही किसी के क्या मतलब कृपा की, उस तरह से कृपा है ना जी। हाँ, ठीक बात है। तो इसमें बात आई है, आपने लिखा भी है दृष्टि, अगर हम लाभ की मानसिकता से व्यापार करते हैं तो ही व्यापार है। व्यापार का मतलब है कि कम देकर ज़्यादा लेने की मानसिकता। उससे कम में प्रॉफिट बनेगा नहीं। प्रॉफिट का नियम ही है कि मेरा जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा इनकम हो जाए, यानी मेरे इनपुट से जो मैं आउटपुट हूँ, आउटपुट को मैं जिस भाव से बेच रहा हूँ और जो मेरा इनपुट का कॉस्ट है उससे ज़्यादा मुझे मिले, तो कहीं ना कहीं तो फिर कोई शोषण होगा। अभी कह रहे हैं लाभ हानि मुक्त विनिमय, ऐसा इसमें जिक्र है। न्याय की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रियहित लाभ से आगे, है ना, दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, इसमें आए हुआ है मानवीय और मानवीयता में। तो अभी ये थोड़ा सा उटोपियन लग सकता है ना। कल अनिल भाई और कहाँ प्रशांत है ना, प्रीतम भाई ना, कल बात कर रहे थे हम जैसे कल्पनाशीलता की। तो कल्पना और कल्पनाशीलता, निराधार कल्पना और साधार कल्पना, ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तो अभी ये जो बातें हैं है ना, हम क्या बात कर रहे हैं कि यथार्था, वास्तविकता, सत्यता के आधार पर, है ना, नियम न्याय धर्म सत्य के आधार पर हम ये कल्पनाशीलता में इस वास्तविकता को अभी ला रहे हैं, है ना। अभी वो प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होने की बात कह रहे हैं। प्रमाणित कैसे होगा? तो व्यापार की बजाय हमको जो व्यवसाय है वो लाभ हानि मुक्त विधि से करना होगा। अभी देखो, कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता से ही तो पूरा चैप्टर में ये सब बातें हैं। मानव सहज प्रयोजन में ये सारी ही बातें आ रही हैं, सब जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना डिम्पल बहन। तो उपयोगिता पूरकता है जो आप कह रहे हैं व्यवसाय में। किसका? जो लाभ के बिना लाभ के यदि वो विनिमय का कार्य करता है, किसी आदमी को तो लगना पड़ेगा उसमें भी। तो फिर उस व्यक्ति का परिवार जो जिंदा रहने के लिए भी जो चाहिए वो कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि जो व्यवसाय, जो व्यापार कर रहा है, अगर वो, थोड़ा प्रश्न को स्पष्ट कर दें अनिल भाई। जैसे आपने कहा कि व्यवसाय होना चाहिए जिसमें लाभ हानि ना हो, ना हो।
तो जो व्यक्ति भी उस व्यवसाय में लगेगा तो उसको जीने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी उसको और उसके परिवार को चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। तो वो कहाँ से वो कैसे हो करेगा? पाएगा? उसका उपार्जन कैसे होगा? ठीक है, आप में से कोई अनिल भाई का जवाब दे पाएंगे? हाँ, अंजू बहन। हाँ नहीं, बिल्कुल कोशिश करें। माइक ले लें। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट मान लो हम बनाते हैं या सर्विसेज हम देते हैं, तो उसमें जितना हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है और जितना श्रम लगा है हमारी पूरी टीम का, वो श्रम हम ज़रूर ऐड करें उसमें, और उस तरह से हम ऐड करें कि जिससे हमारी एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए, न कि हम उसको ग्रीड की लेवल पे ले जाएं। जैसे आज सिंपल आईफोन का जो कॉस्ट है, इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट इन दैट कॉस्ट जितना आज हम पे कर रहे हैं, तो इट इंक्लूड्स लाइक लॉट ऑफ प्रॉफिट विच वी से। ठीक बात। अनिल भाई, इसमें और आप देखेंगे आवर्तनशील अर्थशास्त्र का कल एक अपेक्षा भी आई थी, है ना? और जैसे आप अध्ययन में लगे हुए हैं, तो दर्शन के बाद में वाद और शास्त्र आएगा, तो इसका बहुत सारा डिटेलिंग तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र में हो जाएगा। पर अब अगर इस सिंपल बात की जाए, तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मनी को हमने वैल्यू असाइन किया हुआ है ना? जैसे हर एक का कॉस्ट असाइन किया हुआ, अभी उसको हमको पता नहीं है किस आधार पर है वो। पर जो विनिमय की जो बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा अगर देखा जाए, इसका एक मोटा स्वरूप पहले होता भी था कि आपने गेहूँ उगाया और गेहूँ के बदले में कुछ ले लिया, तो दोनों कपड़ा ले लिया, तो वो किस आधार पे तय हो, एक किलो गेहूँ से कितना कपड़ा है, उसी को तय करना है। तो वो ऐसे तय हो जाए कि ना तो गेहूँ वाले का शोषण हो और ना कपड़े वाले का हो, तो उसको लाभ हानि मुक्त विनिमय बोल रहे हैं। पर दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, गेहूँ वाले को कपड़ा मिल जाए और कपड़े वाले को गेहूँ मिल जाए। अभी वो सिस्टम इकोनॉमिक्स में नहीं है। अभी की जो इकोनॉमी है उसमें आप देख ही रहे हैं, है ना? ठीक है ना? बढ़े आगे क्या? अगला टॉपिक ले लें। वैसे तो इसी टॉपिक से सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं, क्योंकि सारा जुड़ा हुआ है ना? ठीक है, बताइए। ठीक ठीक है। नेक्स्ट, तीव्र इच्छा, अर्थोपार्जन, धनोपार्जन में डिफरेंस। अच्छा, तो मुझे लगता है ये बुलेट पूरा ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बुलेट में ही ये कनेक्शन आता है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी है ना देखिए। सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता, मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है ना ये पूरी बात। तो पहले तो ये हमें समझना है कि यहाँ सामाजिकता से आवश्यकता का मतलब क्या है। तो सामाजिकता के नीचे परिभाषा लिखी है, संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। तो मानव का जो हम कह रहे हैं कि प्रयोजन, विश्राम, समाधान, तो हम भौतिक समाधान भी चाहते हैं, भौतिक समृद्धि भी चाहते हैं, और हम निहित मूल्यों का निर्वाह करना चाहते हैं, है ना? तो ये जो कह रहे हैं कि ये सामाजिकता क्या मेरी आवश्यकता है, उससे ये समझ से फिर आवश्यकता तय होती है, क्योंकि मैं है ना संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना चाहता हूँ। अच्छा, मूल्यों का जब निर्वाह करूँगा तो भाव पक्ष तो रहेगा, और भाव पक्ष के साथ वस्तु भी रहेगा ना। हाँ, अब ये वस्तु रहेगा तो मतलब कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे विनिमय की, है ना, तो एक परिवार सब चीज़ तो उत्पादित नहीं कर पाएगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो जैसी रहेगी, है ना, और जैसी जैसी परिवार की अपनी जो भी है ना स्किल रहेगा, उस आधार पे परिवार मानव लक्ष्य के अर्थ में है ना कुछ उत्पादन करेगा। तो अच्छा, अब उत्पादन करना है, लेकिन क्यों करना है? तो एक ये पहले समझना है कि उत्पादन तो अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उत्पादन के मूल में क्या है। देखिए, मैं व्यवहार करना चाहता हूँ और उत्पादन भी चाहता हूँ, ठीक है।
तो उत्पादन के लिए व्यवहार कर रहा हूं कि व्यवहार के लिए उत्पादन, ये पहले तय करना पड़ेगा। पहले आज की स्थिति में देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि तो प्रिय हित लाभ है और आज भी मैं बढ़िया उत्पादन कर रहा हूं और जितनी आवश्यकता उससे अधिक हो ही रहा है। अब क्या मानसिकता क्या है, मेरा लाभ बढ़े, इस अर्थ में मैं कुछ उत्पादन कर रहा हूं। देखो ये क्वालिटी शिफ्ट है। अब यहाँ क्या आ गया, मैं मूल्यों का निर्वाह चाहता हूं। ये मूल्यों का निर्वाह करने के अर्थ में उत्पादन मेरी आवश्यकता है, और ये उत्पादन जो है वो कौन तय करेगा, तो सामाजिकता से मेरी आवश्यकता बनेगी ना, ऐसा कह रहे हैं। अब ये आवश्यकता कौन तो ये लिखा आवश्यकता मतलब क्या। देखो आवश्यकता अभी भी हमारा, जैसे भी हमारी समझ एक नहीं है, तो मैं बोलूं कि आवश्यकता का मतलब क्या, तो हम सबकी अलग अलग डेफिनेशन निकलेगी। तो यहाँ जागृति के अर्थ में आवश्यकता की भी डेफिनेशन लिखी है कि भाई निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में है। अच्छा, ये आवश्यकता समझदार परिवार में ही निर्धारित होती है, ये भी लिखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आवश्यकता का तो मतलब ये निकला, समझ में आ रहा है ये। अब ये सामाजिकता से आवश्यकता, तो ये तय करेगा। अच्छा, समुचित साधन भी किसको कहा, तो आगे लिखा है मानव की परस्परता में व्यवहार प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित समृद्धि एवं जागृतिपूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है, और शरीर पोषण संरक्षण एवं समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं, ये सारी चीजें समुचित साधन है। तो इसका तय समझदार परिवार में होगा, है ना। तो अगर सामाजिकता से मुझे समझ में आया कि भाई मूल्य निर्वाह यही मेरी आवश्यकता है, तो फिर मैं आगे उत्पादन पर मेरा ध्यान जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आवश्यकता मतलब कि हर परिवार का अपना फैलाव होगा, है ना। तो है ना, हर परिवार का अपना फैलाव होगा। जैसे अभी भी कोई परिवार का फैलाव बहुत है, फिर किसी का बहुत बड़ा फैलाव होता है परिवार की जैसी, है ना, अपना अपना जो कार्य योजना के अनुसार। तो आवश्यकता के अनुसार प्रयोग एवं उत्पादन है। तो पहले हम तय करेंगे कि भैया हमारी आवश्यकता ये है, अब इतना उत्पादन चाहिए, क्योंकि मैं तो समृद्धि ने जीना चाहता हूँ, और समृद्धि की परिभाषा है कि मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास उपलब्ध हो, तभी तो भाव, समृद्धि एक भाव है, तभी तो मैं भाव में जी पाऊंगा। इस अर्थ में फिर मैं तय करूंगा आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, है ना। तो प्रयोग की भी परिभाषा है। देखो अब ऐसे ही, अभी हम प्रयोग तो ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यहाँ प्रयोग का भी कहा कि मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य एवं कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। बताओ अब, तो ये भी लक्ष्य के अर्थ में है प्रयोग, वरना प्रयोग नहीं है, ठीक है। और ये प्रयोग एवं उत्पादन आवश्यकता से तय होता है। हो गया ये। अच्छा, अब इसमें तीव्र इच्छा वाला मामला आ गया। देखो ये तीव्र इच्छा जो कह रहे हैं कि निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा का जो हमारा है ना समझना था, तो अभी भी देखो, अभी भी जब समझ नहीं है, फिर भी हमारी कोई तीव्र इच्छा तो होती है कि नहीं। तो अभी मैं इसी मोमेंट पे मैं जो चाहता हूँ यही मेरी तीव्र इच्छा है ना। तो आगे और आएगा कि सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा, तीव्र इच्छा, ये भी हम आगे आएगा, है ना। हमने सूक्ष्म रूप में हम अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अच्छाई क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है ना। तो ये अध्ययन से क्या होगा कि सूक्ष्म इच्छा ही तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो जाए। अभी जैसे हम बोले कि मैं भी समाधान चाहता हूँ, लेकिन समाधान क्या है ये मुझे स्पष्ट नहीं है, ऐसे ही तीव्र इच्छा क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है अभी। ठीक है ना भैया। तो अभी तो कैसे मैं मेरा मूल्यांकन करूँ। अभी मैं जो कर रहा हूँ, अभी जो मेरी प्रायोरिटीज है, यही मेरी तीव्र इच्छा है। अब ये तीव्र इच्छा कोई सही अर्थ में है, ये मुझे जांच करना है ना। तो हम सब में कोई सूक्ष्म इच्छा है ही, है ना। ये सूक्ष्म इच्छा को पहचान पाए और ये सूक्ष्म ही तीव्र हो जाए, ये बात है ना। तो अभी सीधा यहाँ लिखा है कि निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है, ऐसा है। बढ़िया भैया। राकेश भाई थोड़ा आप शेयर करें। हाँ भैया, हाँ। मूल्यों के भी बात कर रहे हैं आवश्यकता की, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं जो समझा, हाँ बताइए, कि जो हमने बोला कि सामाजिकता, तो बहुत क्लियर हो गया कि
संपर्क एवं संबंध के में जो निहित मूल्य है वो सामाजिक, उसका निर्वाह सामाजिकता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, वो मेरी, लेकिन जब हम आवश्यकता उसके साथ जोड़ देते हैं ना तो कंफ्यूजन उधर हो जाता है कि आवश्यकता भौतिक के संदर्भ में है कि मूल्यों के संदर्भ में है। एग्जैक्टली इसलिए मैंने ये कहा कि मूल्यों का निर्वाह ये प्राइम फोकस है, और मूल्यों के निर्वाह के साथ वस्तु भी रहेगा। तो आवश्यकता सिर्फ वस्तु के सापेक्ष ही है। हाँ, वस्तु चाहिए ना। हाँ, वो मीन्स भौतिकता की जब मैं बात कर रहा हूँ तभी मैं आवश्यकता की बात करता हूँ। हाँ, वो सही है कि नहीं? हाँ ठीक है ना। तो इसलिए देखो वो भी आ गया कि समुचित निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। अब ये समुचित तो निर्वाह किसको करना है? मूल्यों का ही निर्वाह करना है। मीन्स मैं ठीक समझाऊँ ऐसा? हाँ ठीक है, ठीक है, इतना ही क्लियर है। मीन्स ये बहुत अच्छी बात इन्होंने एक बार ध्यान दिलाया है कि अभी हम जो संबंध बनाते हैं, जैसे हर कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं होते हैं ना, रिलेशनशिप संबंधी बोलते हैं। किस लिए संबंध बनाते हैं? लाभ के लिए। अभी हम जितना भी नेटवर्किंग है ना, किस लिए बनाते हैं? तो वस्तु मिल जाए भौतिक चीज़ों के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो मानव तो भौतिक वस्तुओं से तो आवश्यकता तो है, लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरा नहीं है। मानव के लिए प्रधान क्या है? सामाजिकता। सुखी होना मूल्य निर्वाह से होना है। हमारी जो परस्परता में तृप्ति है, देखिए अब इसको हम देखेंगे, हमारी परस्परता में तृप्ति किस चीज़ से मिलती है? ये देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं हम। लेकिन उस मूल्यों के साथ में आप, जैसे हम आपके घर आएँ, आप हमारे घर आएँ, तो हम सम्मान मूल्यों का भी अपेक्षा रखते हैं, और कुछ अगर भूखे हैं तो भोजन की भी अपेक्षा रखते हैं, चाय पानी की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना। और ये तो परिचय शिविर में हो जाता है कि दोनों की ही आवश्यकता है, साथ साथ आवश्यकता है, जिसको सुविधा और सुख कह रहे हैं। यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि मूल में तो आवश्यकता मूल्य निर्वाह की ही है, मूल में उसके लिए की, लेकिन सामाजिकता के लिए आवश्यकता साधनों की भी आवश्यकता है। उसके बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो पाएगा। मूल में आवश्यकता किस चीज़ की है? मानव की सामाजिकता की है, क्योंकि मानव सुख प्रधान है और सामाजिकता से मूल्य निर्वाह से ही सुखी होना है। परंतु उसके लिए अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, है ना, है ना, तो कैसे मूल्य निर्वाह कर पाएंगे? कैसे सामाजिकता का समाधान, समृद्धि का, उत्पादन का, विनिमय का ये कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए भौतिक साधनों की भी आवश्यकता है। हाँ, देखिए तीव्र इच्छा किसको कह रहे हैं? आप जिंदगी में आप देखेंगे कि बचपन से कितनी चीज़ें करना चाहते रहे कि एक दिन मैं देश को सुधारूंगा या सुधारूंगा, एक दिन आएगा मुझे अगर फुर्सत मिल जाए तो मैं ज़रूर किसी किताब का अध्ययन। ये क्या है? ये कौन सी इच्छा है? ये कहीं बैक ऑफ द माइंड में है, एक दिन करूँगा, लेकिन करते क्या है आप? जो आपकी अभी आवश्यकता बने। अगर आपको प्यास लगाई तो समझना आपकी आवश्यकता तो है, लेकिन जिस समय प्यास लगाई तो आप सोचोगे अब उठ के तो पानी ही, वो तीव्र आवश्यकता, तीव्र इच्छा है। तो आवश्यकता किसको कह रहे हैं? जिसके बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। अभी समझ हमारी तीव्र आवश्यकता है क्या? यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अध्ययन करने आए, उनकी आवश्यकता तो कुछ लगती है, तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन आपके जितने भी साथी हैं चाहते तो वो कहते हैं ना, यार चाहते तो हम भी हैं। क्या क्या चाहते हैं? कि हम भी समझे, हम भी आना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ पाते? तो वो जो प्रायोरिटी है वही तीव्र इच्छा है। करते हम वो हैं जो हमारी तीव्र इच्छा होते। बाकी हमारी इच्छाओं में बना रहता है कि एक दिन मैं भी, है ना, सामाजिक कार्य करूँगा, एक दिन मैं भी पहले थोड़ा परिवार, है ना, परिवार में कार आ जाए, थोड़ा घर बन जाए, तो तीव्र, तो आवश्यकता क्या है? वो तीव्र इच्छा है। पहले तो अभी थोड़ा इतना पैसा बैंक अकाउंट में आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि किसी दिन मैं भी आपकी तरह शिविर लेने निकलूंगा, है ना। देखो आपने तो कमा के रख लिया है, मैं भी कमा के रख लूँगा। कल जो अपने कबीर भाई कह रहे थे, है ना, कहाँ है कबीर भाई? आए तो थे अभी, है लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़े। क्या है राकेश?
हाँ हाँ जी। हाँ। अगर हमें ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो श्रम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर किया जाता हो और उसमें उपयोगिता मूल्य भी हो, कला मूल्य भी हो। अभी आज के डेट में जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, जिसमें उनको इन क्रीचर्स के ऊपर उनको वो करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके, और फिर उसी बेसिस पे दवाइयाँ बनती है। तो हम क्या कहेंगे, क्या क्योंकि इस समय तो हम किसी का कत्ल कर रहे हैं ना। नहीं, ये बात राकेश अग्रवाल भाई थोड़ा अच्छे से बताते हैं। ये जरा बताओ यार इस बात। देखो, हम तो टीम के साथ अध्ययन करते हैं, जिसकी जो एक्सपर्ट। देखिए, एक तो ये है कि जो प्रयोग हमको करना है ना, वो तो मानवेतर प्रकृति पे ही जो होता है वो प्रयोग हुआ। वो उत्पादन के लिए जो भी प्रयोग हम करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि वो तो किसी मतलब जैसे एक तो कोई आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ प्रयास करना है। वो प्रयास जब तक सफल होगा तब तक उसको प्रयोग कहेंगे, और वो प्रयोग जब सामान्य हो जाएगा, हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएगा, तो वो उत्पादन हो जाएगा। तो उत्पादन के लिए ही प्रयोग है और प्रयोग के लिए ही प्रयास है। और उत्पादन क्यों है? किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि भाई अब किसी जो फार्मा इंडस्ट्री है किसी के ऊपर में प्रयोग करती है, तो एक तो ये है कि उसको हम ये देख सकते हैं कि क्या उसका, जैसे आपने कहा कि कत्ल हो रहा है ना। तो जो जीव अवस्था है, जीव अवस्था में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जीवन होता है, कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें जीवन नहीं होता। अब मच्छर हमको काट रहा है तो हम क्या करेंगे? मारते ही हैं उसको, है ना। तो उसको तो मारते ही हैं। तो जो भी चीज है, अब मानव है, मानव क्या करता है? अपने से जो अविकसित है उसका उपयोग करता है। क्यों करता है? वैसे तो अगर हम देखेंगे तो फिर पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए, फलों को भी नहीं काटना चाहिए, उसमें भी श्वसन होता है, उसको भी कुछ प्राणी और प्राण मानते ही हैं, जीव मानते ही हैं उसको भी, तो उसको नहीं काटना चाहिए हमको, और नहीं खाना चाहिए। फिर कैसे होगा वो? पेड़ों में तो जीवन है ही। ऐसा, लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो उनमें भी मानते हैं, और वो नहीं बोलते हैं उनको। फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो जो विकसित इकाई है वो अविकसित का उपयोग करती है, पर उनके साथ पूरकता का निर्वाह करती है, वो कि उनकी परंपरा बनी रहे, इतना ध्यान में रख के करती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते, क्योंकि नहीं तो उसके पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, अब पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी का, पानी का उपयोग करते हैं, तब वो फल फूल पाते हैं। अगर वो वहाँ भी वैसे ही हो जाए कि नहीं ये तो उनका शोषण हो रहा है, हम तो उनको खत्म कर रहे हैं, तो फिर प्राण अवस्था नहीं हो पाएगी। वैसी जो जीव अवस्था है वो अपने से नीचे की दोनों अवस्थाओं का उपयोग करती है पूरा होने के लिए, पूरी समृद्ध होने के लिए। और जो मानव है वो नीचे की तीनों अवस्थाओं का उपयोग करता है अपनी जागृति के लिए। जैसे अभी रैबिट है या रैट है, हाँ, उनमें तो जीवन है, राइट? हाँ, रैबिट में तो जीवन है ना। हाँ, तो मतलब, और एक तरफ उनका इंटेंशन ये है कि हम जो दवाइयाँ बना रहे हैं वो हाँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ। तो फिर इंटेंशन अगर अच्छा है तो फिर उनमें जीवन होने के बावजूद अगर हम उनको मार रहे हैं तो क्या ये सही है? नहीं, किसी के अगर जीवन है इसका मतलब है कि जीने की आशा है, तो जीने की आशा को तो खत्म करना ठीक नहीं है, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। फिर ये जो दवाइयों का ये व्यापार हो रहा है, एक्चुअल में ये व्यापार करने के लिए और लाभ कमाने के लिए ये फार्मा इंडस्ट्री सब काम कर रही है, जितनी भी अभी काम कर रही है वो, और उनके ऊपर में प्रयोग कर रही है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मानव जाति के लिए उपयोगी हो पा रहा है। आज जैसे हम बोल रहे हैं कि एवरेज एज बढ़ा दी है, एवरेज एज तो बढ़ा दी है, लेकिन जितनी बीमारियां जो पहले 50 साल के बाद में होती थी आज 20 साल में होने लग गई है। तो दवाई खा के एवरेज एज बढ़ा दिए हैं, है ना। दवाई खिलाते जा रहे हैं और आपकी एज बढ़ते जा रही है वो। तो वो उस चीज को देखना है कि लाभ की मानसिकता से ये सब हो रहा है, और किसी के जीने की आशा को तो खत्म करना ये मानवीयता नहीं है ये। तो फिर उसका विकल्प क्या होगा? अगर उनको नहीं खत्म करना है तो फिर दवाइयाँ कैसे? बहुत सारे ऐसी पैथी हैं
जहाँ पे इस प्रकार के प्रयोग नहीं होते और दवाइयाँ हैं, पुराने समय से भी चले आ रही हैं काफ़ी सारी पैथी जिनमें इस प्रकार के प्रयोग नहीं होते और दवाइयाँ हैं उसमें। तो देखिए इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, लाभ की मानसिकता से हो रहा है ना। देखिए हम जो विकसित अवस्था है, जैसे कल भी बात कर रहे थे, हमने पालतू पशु बनाए हैं, गाय दूध के लिए पालते हैं, है ना, बैल घोड़ा एक प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ उपयोगिता पूरकता है। अब वहाँ लाभ की मानसिकता नहीं है। अब जो कॉमर्शियलिटी के लिए जो फार्मा इंडस्ट्री की आप बात करें, उसको जांचना पड़ेगा कि वास्तव में वो मानव की आवश्यकता है। एक बहुत सारे आपको पता है, बहुत सारे जीव या इस तरह के जो जानवर हैं मारे किस लिए जा रहे हैं? दवाइयों से भी ज़्यादा जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर्सिज हैं, पेस्टिसाइड्स भी नहीं, इवन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहाँ मानव की आवश्यकता है? जो राकेश भाई अभी बता रहे हैं वो तो लाभ की मानसिकता है ना। अभी पहली बात तो क्या कॉस्मेटिक, अब देखिए ये थोड़ा सा दिल पे पत्थर हमारी बहनों को रखना पड़ सकता है, भाइयों को भी रखना होता है कई बार है ना। अब आप कह सकते हैं भाई कॉस्मेटिक्स यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पहली बात तो सुंदरता किसको कह रहे हैं, है ना दीदी ये सवाल तो पूछना चाहिए, क्या उपयोगिता है, मतलब हम क्या चाहते हैं। पर अगर आप इंडस्ट्री के बॉटम में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो केवल सांपों को खाल, है ना, जानवरों की खाल, और कई प्रोडक्ट्स वो सॉफ्ट बने रहे, केवल उनकी प्रक्रिया को आप पढ़ लेंगे, अगर जान लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो खरीदना ही नहीं चाहिए, उनको जिंदा ही रहते हुए जहाँ पे जीवन भी है। तो दवाइयों के लिए चलिए, अगर कोई बहुत ऐसा बिना प्रताड़ना के हुए कुछ प्रयोग करने से, अगर उसको प्रयोग मानते हैं, आपका जो प्रश्न है मूल प्रश्न, तो कुछ को जस्टिफाई किया भी जा सकता है। पर जस्टिफाई करने का मतलब है पूरे चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में देखना पड़ेगा, मानव की आवश्यकता को देखना पड़ेगा, जो कि अभी प्रमाणित नहीं होती है ना। पर मैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न, क्योंकि आपका जो प्रश्न है लगता है कि जीवों को के प्रति, है ना, संवेदनशीलता का मामला है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप, है ना। हाँ, तो उसका समझना ये बिल्कुल अनावश्यक है। हम दूसरे के धर्म में दखल दे रहे हैं। जीव अवस्था का धर्म है जीने की आशा, वो जीने की आशा के साथ है। इसी से ही वेज और नॉन वेज का खाना जुड़ा हुआ है। क्या लगता है मानव का भोजन कैसे तय होगा? मानव का भोजन क्या है? लेकिन खाना क्या है? बॉडी की डिजाइन तो वेजिटेरियन ही है, परंतु खा हम कुछ भी सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जोर से बोलो तो ये इसको समझना होगा, इसको जांचना होगा। तो हर जगह वो आ जाता है, कहीं पे स्वाद आ जाता है, कहीं पे मसल्स आ जाता है, कहीं पे कोई ना कोई भ्रमित चित्रण हमारे आड़े आता है ना, जो व्यवस्था में जीने से बाधित करता है। उसी का ये सब अध्ययन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आवश्यक नहीं। आप अंजू बहन, है ना, आपके प्रश्नों से ऐसा लग रहा है, और जो हमारा सबका बना रहता है, देखिए हम क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल हमें दिल पे पत्थर रख के एक बार सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम क्या करें, हमारा मुंह फूला भी रहे और हम हंस भी रहें। हो सकता है क्या ऐसा भी हो और हंस भी लें? दूसरे शब्दों में कहें कि जो हम ढांचा खांचा हमने इतने दिनों से तैयार किया है, ये बना भी रहे और सब मानव सुखी हो जाएं, है ना। वो अभी संभव नहीं लगता है। हमको प्रयास क्या करना है कि व्यवस्था को पहचानना है। और एक तो तरीका यह है कि भाई ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं या मध्यस्थ दर्शन जो बात कर रहा है, समाधान, समृद्धि, अभय, सबकी जागृति, सर्वशुभ, जो हम कर रहे हैं वो करते करते हो जाए। जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम व्यापार कर रहे हैं, जैसा हम नौकरी कर रहे हैं, वैसा करते करते हो जाए। एक तो ये तरीका है। उसमें क्या कर लें, चेंज जो भी कर रहे हैं उसी में छोटा मोटा, है ना, पैबंद लगा दें, कहीं पे कुछ कर दें, कहीं थोड़ा मॉडिफाई कर दें, एक तरीका ये सोच सकते हैं।
दूसरा तरीका यह है कि अच्छा चलो व्यवस्था को समझते हैं, सार्वभौम व्यवस्था को समझते हैं, अखंडता को समझते हैं, उसके लिए क्या डिजाइन है उसको समझते हैं, और उसके लिए क्या करना आवश्यक है उसको पहचानते हैं। कौन सा अप्रोच ठीक है? जोर से बोलो भाई लोग, बहनें तो बोल रही हैं, थोड़ा जोर से। तो इससे आगे बढ़ पाएंगे जब तक हम पुरानी भी चित्रण को, जो कल हम बात कर रहे थे, है ना, कि उसमें छोटा मोटा मॉडिफाई करके कहीं कीला ठोक दें, कहीं का बोल्ट टाइट कर दें, है ना है ना, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको कह रहे हैं अल्टरनेटिव व्यवस्था है। अच्छा, चीज़ें सारी बदल नहीं जाएंगी, ऐसा हम थोड़ी कह रहे हैं कि है ना सब कुछ खाना बदल जाएगा, रोटी नहीं खाएंगे, है ना, दूध नहीं पिएंगे, ऐसा ऐसा कह रहे हैं क्या प्रीतम भाई, अनिल भाई? ऐसा तो नहीं कह रहे ना। लेकिन कुछ चीज़ें तो बदलेंगी। ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगते हैं कि बिल्कुल बदल जाएंगे? अखंड समाज, सार्वभौम, है ना, सार्वभौम व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आज तो हैं लेकिन उस समय नहीं पाई जाएंगी? मतलब क्या कोई एक दो प्रोडक्ट बताएं कि ये प्रोडक्ट तो उस समय होंगे ही नहीं। भाई एक आध नाम दे दें। कॉस्मेटिक्स है और जिसमें नुकसान कर रहे हैं हम प्रकृति का, या खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हो जाएंगे। अनिल भाई ये पक्का है कॉस्मेटिक्स? भाइयों को तो दिक्कत ही नहीं होगी कॉस्मेटिक्स, हालांकि आजकल तो फेयर एंड लवली के साथ साथ में फेयर एंड हैंडसम भी है ना, है ना, है ना। तो कितनी भ्रामक जानकारी है। बच्चों को देखिए हम पिला ही रहे हैं ना ये सब की। पहली बात तो है ना, एक कलर को अधिमूल्यन अवमूल्यन की बात है, रंग के आधार पे, है ना, रूप के आधार पे। उसके ऊपर उतना सारा प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा वातावरण यानी पर्यावरण का शोषण, तो सब तो रुक जाएगा। लेदर प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर जैसे नेचुरल डेथ होती है जानवरों की और उनका लेदर प्रयोग हो सकता है तो क्या दिक्कत है? पर आपको सॉफ्ट पर्स चाहिए, उसके लिए गाय को जिंदा ही, या गाय या कोई भी रैबिट या है ना जिसका भी, उसको जिंदा ही पहले बॉइल्ड वाटर में डाला जाए ताकि, है ना, तो खत्म हो जाएगा। पर वो चलता रहे और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। गुटखा खाते रहें, शराब पीते रहें क्या लगता है? बार भी बनता रहे और क्या, हाँ, अनुभव हो जाए। वो सब तो पहचानने की आवश्यकता है कि सही में चारों अवस्थाओं के संतुलन में, है ना, हमारे जीने में किन किन प्रोडक्ट्स का योगदान है और वो प्रोडक्ट किस विधि से आ रहे हैं, वो हमको समझना ही होगा। और वो इंडस्ट्री का भी करते हुए इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, पढ़ाई लिखाई सब हम मिलकर देखना है हमको, यही हमको शोध करना है ना। अब हम मान लीजिए ये पढ़ाते भी रहे बच्चों को कि आपको शोषण करना ही है, और फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की कल्पना करते रहे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। कुछ दिनों के बाद हम थक जाएंगे। तो मानसिकता के साथ चलें। अच्छा चलो इसको खुले मन से सोचते हैं क्या बात हो रही है और उसके लिए क्या आवश्यक है। फिर उसके लिए साहस की आवश्यकता होगी कि चलो इसको कुछ ऐसे जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता। ये आपके प्रश्न के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से किसी को कुछ कहना है? विशाल भाई कुछ कहना होगा? दर्शन भाई अच्छे से क्लियर होगा? क्या उत्पादन, बहुत बढ़िया। ये अध्ययन इसीलिए है ना, मोटी बातें परचेस की बहुत डिटेल में हम जा पाए। फिर थोड़े से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिनको हम डिफिकल्ट मानते हैं, है ना, जो सुनने में लगता है कि नहीं नहीं इस पर भी बात नहीं कर सकते, अभी मेरे खाने को मत टच करो। एक नेता है ना, उन्होंने कहा है कि वेल क्या है वो, डिस्कशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग इज ओके, क्लाइमेट है ना कंट्रोल इज ओके एज लॉन्ग एज इट डजंट चेंज अवर लाइफ स्टाइल। बोला है ना किसी ने कि भाई ठीक है आप पर्यावरण संतुलन की बात करते रहो पर हमारी जीवन शैली को आप टच मत करो। हम पर कैपिटा एनर्जी, कर कैपिटा वाटर, पर कैपिटा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रयोग करें हम तो करते रहेंगे, लेकिन आप एनवायरनमेंट वो करते करते आप एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात करो, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करो। हो पाएगा? तो कुछ चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हमको एक दिन निर्णय लेना है, या तो जीव चेतना या मानव चेतना। अच्छा जीव चेतना में जीते जीते जी हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं,
धरती पे अखंडता आ जाए, स्वर्गीयता आ जाए, चाहते तो सभी हैं, पर जीव चेतना में जीते हुए हो पाएगी क्या? इस संभावना को देख लें, इसी को तो जांच रहे हैं। प्रियहित लाभ की दृष्टि रखते हुए हो पाएगी क्या? जो हमारी अभी सूक्ष्म इच्छा है, क्या सूक्ष्म इच्छा है? कि धरती स्वर्ग हो। कल जो आप बच्चों के बारे में कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा समाज, भाई हम में से कौन ऐसा चित्रण को झेल पाएगा कि हमारे बच्चे को 10 साल बाद पीने को पानी ना हो? जरा सोच के देखिए, आप डर जाएंगे। कितना भय लगता है कि हमारा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। जरा चित्रण करके देखिए, आप कर पाएंगे? हम में से कोई नहीं झेल पाएगा उसको, चित्रण ही नहीं बना पाएंगे। और ये वास्तविकता घटने वाली है। अब क्या करेंगे? लेकिन हम तो वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं। और उसको, जबकि आप तो सभी पढ़ रहे हैं, शिक्षक हैं, इसका एक्सट्रापोलेट करके देखिए। मतलब करंट जो सिचुएशन है, इसको आप एक्सट्रापोलेट करिए। अगर इसी तरह का इंडस्ट्री, इसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन एनवायरनमेंट का और हम करते रहें तो 10 साल बाद क्या स्थिति होगी, 20 साल बाद क्या होगी? उसको वैज्ञानिक लोग कर ही रहे हैं, हम ना भी करें, पर आप पढ़ाते भी होंगे बच्चों को। तो हम धीरे धीरे जा तो उधर ही रहे हैं जब तक इसमें कुछ चेंज नहीं करें। अब चेंज कौन करे, ये सवाल उठता है। वाई शुड आई बी द फर्स्ट? हु फर्स्ट? तो इसमें सूत्र आता है कि जिम्मेदारी तो समझदार की है। अब आपने समझदार बन के गलती कर ली है। क्या कर ली है? ऐसा लगता है आपको? हाँ, देखो, उनको तो नहीं लगता, आपको लगता है कि यार हम तो, आपको तो लगता है फंस गए आप, क्योंकि अब आपको तो जिम्मेदारी हो गई। पर जिम्मेदारी में अगर खुशी है तो आप ये जिम्मेदारी को सहर्ष लेंगे। बोझा बन के कोई काम नहीं हो सकता है। हो सकता है? तो मामला सुख का है। अब इसमें ऐसा पेच है कि सुखी होना है तो जिम्मेदारी पूर्वक ही होना है ना। सर्व शुभ के सोच के सुखी हो सकते हैं। न्याय धर्म सत्य का धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार द्वारा ही सुखी हो सकते हैं। हमारे मानसिकता में अखंडता आए, सार्वभौम व्यवस्था आए तो सुखी हो सकते हैं। और सुखी होना हमारा धर्म है। और धर्म का मतलब अलग नहीं कर सकते। तो फिर धर्मपूर्ण विचार करना हमारी बाध्यता है। विवशता और बाध्यता की बात की थी ना। विवशता गलत करने की होती है जब तक हमारे पास विकल्प नहीं है। बाध्यता हमेशा सही करने की है। जब तक आदमी जीव चेतना में, उसके पास ऑप्शन है। जागृति पथ पे ऑप्शन लेस है। अब ऑप्शन नहीं है, अब बाध्यता है। भ्रमित में ही ऑप्शंस होते हैं ना। जिस आदमी को जवाब नहीं पता है तो ABCD देते हैं, भाई तुम देख के पता कर लो। और जिसको सही पता है उसके लिए ऑप्शन की क्या जरूरत है? उसको क्लू की जरूरत है क्या? है ना। तो हमारे लिए ये अखंडता, सामाजिकता की जो बात कर रहे हैं, ये बाध्यता इसलिए कि हमारा धर्म ही सुखी होना है। और अभी तक हमने जीव चेतना के लिए रूप धन बल पद को लेके, सुविधा संग्रह को लेके लड़ाइयाँ किया, झगड़े किए, समाज को बंटवारा किया, पॉलिटिक्स किया, सब कुछ किया है ना। आहार निद्रा भय मैथुन में समय लगाया, सब कुछ किया है। लेकिन उससे एक से लेकर अनेक तक कोई सुखी नहीं हुआ है, उसका कोई प्रमाणित नहीं हुआ है। और सुखी होने का एक ही तरीका है, ऑप्शन लेस। इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है कि सुखी होने के लिए कोई और ऑप्शन ABC, ऐसा नहीं है। क्या है? समझ के अर्थ रोशनी में धर्मपूर्ण विचार, धर्मपूर्ण विचार के रहते हुए न्यायपूर्ण व्यवहार और नियम अनुसार कार्य, नियमपूर्ण कार्य। इतना ही है। अब इसी का डिटेलिंग है मानव सहज प्रयोजन में। तो ये जो उत्पादन और प्रयोग, हम उत्पादन में सफल होने तक प्रयोग करते हैं। प्रयोग सफल हो गया, उत्पादन हो गया। अभी जो प्रयोग कह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्चुअली नाम देखिए यहाँ पे क्या शब्द वही है, उनका अर्थ बदल दिया गया है। अभी हम ट्रायल एंड एरर को प्रयोग मानते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है ना। ये क्या है? उत्पादन के में सफल होने के लिए क्यों उत्पादन करना है? क्योंकि हमारी सुखी होना है, उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता है। वो उत्पादन करने के लिए जो प्रयोग है उनको प्रयोग कह रहे हैं, जो हमको प्रकृति पर श्रम करना है, नियमों को समझना है। अभी हम जो उत्पादन के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आवर्तनशील विधि से नहीं है। उसमें ऊर्जा कहाँ से आ रही है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो आवर्तनशील नहीं है, है ना। धरती के गर्भ से हम आयरन ओर निकाल रहे हैं,
कोयला भी निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम भी निकाल रहे हैं, वो सीमित है। तो उत्पादन के लिए अब आवर्तनशील विधि से प्रयोग करने होंगे, वो सफल हो जाएगा तो उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, इस पे और किसी को कुछ पूछना, कहना, सुनना? राकेश भाई, दर्शन भाई कुछ कह रहे थे? भैया इसमें मेरा एक जगह पर जो ध्यान गया था वो ऐसा था कि दवाई की आवश्यकता ही क्यों? हाँ, जब आपने तो हथौड़ा ही मार दिया। शरीर के जो नियम जो है, हार्मनी इन बॉडी, वही समझ ले। आयुर्वेद में वही है ना, नियम। नियम को समझ लिया तो शरीर ही बीमार नहीं होगा, तो दवाई की ही कहाँ जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अभी आगे आपने वहाँ लिखा भी है और आगे आया भी है, इंद्रिय तृप्ति, हृदय तृप्ति, आंदोलन, शरीर की सारी बीमारियां है ना असंतुलन से हैं। शरीर में बीमारियां क्यों हो रही हैं अभी? सबसे ज्यादा कारण क्या है? स्ट्रेस। वो तो मूल का साइकोसोमेटिक है ना, बढ़िया है। देखिए, मूल कारण तो सहअस्तित्व और समझ में कमी हर सवाल का जवाब हो सकता है। हर अच्छा, एक बात बताइए, इसमें साइंस कैसे स्वीकार करेगी? अपने में देख लिया जाए, निरीक्षण करके देख लिया जाए। पड़ोस में बैठी हुई बहन के साथ जैसी ईर्ष्या हुई, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो अंदर में बुखार आता है कि नहीं आता है? तुरंत पता चल जाएगा? नहीं पता चलता है। अपने को फीवरिश लगेगा अगर हम अपने प्रति संवेदनशील हैं तो। ईर्ष्या के साथ में जलन, इसीलिए बोलते हैं ना जलन कि दूसरे की सफलता से जलना, ईर्ष्या करना, तो अपने में बीमारी तुरंत दिख जाएगी। पेट में लगा कि एसिडिटी बननी शुरू हो गई उसी समय, अगर आप जांच सकते हैं तो। दर्शन भाई का कहना बिल्कुल सही है, मन स्वस्थता के साथ में शरीर स्वस्थता बोनस है ना। परंतु उस पे अभी शरीर है तो शरीर के साथ में फिर वातावरण, क्योंकि अगर मानव समझदार हो गया तो हम वातावरण को भी ठीक कर ले जाएंगे। अभी क्योंकि लाभ मानसिकता है तो हम सब जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? बाजार में हमको कैसा भोजन प्राप्त होता है? नहीं, लेकिन पहले उत्पादन जो हो रहा है क्या वो मानव सहज है? मॉडिफाइड सब कुछ है ना। तो कुछ बीमारियां वो लेके ही आ रहे हैं भोजन से ही। हवा अगर पॉल्यूटेड है तो है ना, तो बीमारियां होंगी। तो सबका योगदान है। तो साइकोसोमेटिक तो है ही, पर समझ की कमी जो आपने बताया उसकी वजह से जो हम व्यापार कर रहे हैं लाभ मानसिकता से, उसमें हम अब शोषण किसका करते हैं? पराया। तो जो उत्पादन कर रहा है वो बाकी सबको पराया मान रहा है, ऐसे ही तो कर रहा है। वो अपने लिए, अपने भाई के लिए तो अलग तरह का फल या अपना अलग तरह का अनाज उगाएगा, लेकिन जिनको दूसरा मानता है उनके लिए अलग तरह का दूध, अलग तरह का फल। अब क्या हो रहा है? तो लाभ मानसिकता में, जो कि हम बहुत बढ़िया से अगर देखा जाए तो पढ़ाते हैं उसको, हाउ टू मेक प्रॉफिट। मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? देखो, मैं पढ़ा के आया हूं, करके आया हूं, तो मुझे सब पता है कैसे शोषण करना है ना, वही सिखाते हैं। तो हर कोई कर रहा है तो उससे दूसरे का नुकसान होना है। तो दर्शन भाई जो कह रहे हैं, बीमारियां अगर समझ का वातावरण, जब हम अखंडता और सार्वभौमिकता में आ जाएंगे तो जो आप कह रहे हैं वो जानवरों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। उन पे बहुत प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, बताइए दर्शन भाई, आप ही सुलझा लो आपस में, वो ज्यादा अच्छा है। एक सेशन जो मैंने सुना था उसमें पथी के बारे में ऐसा कहा गया था, पथी का मतलब ही यह है कि रोग हुआ उसके बाद उसका निवारण, जबकि आयुर्वेद ये है कि
रोग ही ना हो, पहले से ही नियम का पालन, जिससे बॉडी की हार्मनी ही कभी डिस्टर्ब ना हो। ये क्या हुआ, आपातकालीन परिस्थिति में काम करना हुआ, जबकि हम यहाँ पर पहले से ही व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आपातकालीन परिस्थिति ही नहीं आएगी व्यवस्था में। ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। एंगर मैनेजमेंट, पहले उसके लिए स्ट्रेस होना जरूरी है ना। अब मान लो स्ट्रेस फ्री हो गए आप, तो उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। अब आप कहोगे आपको स्ट्रेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका धंधा चलता रहे। जरूरी है क्या? बस तो पैथी इमरजेंसी बने तब तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी ना। तो इमरजेंसी पैदा होनी चाहिए ना। इमरजेंसी क्या क्या होती है और किस वजह से पैदा होती है, अगर वो भी देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इमरजेंसी होगी ही नहीं। जब हम जागृति क्रम की बात करते हैं और एक व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे आप बताइए कुछ इमरजेंसी जिसमें एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हाँ हाँ ठीक है, एक चीज़ है ना। अब हार्ट अटैक की वजह वो तो डेफिनेटली है ना, है ना, वही चीज़ बोल रहे हैं भैया, है ना। तो भैया जागृति जब होगी तब ये पूरा माहौल देखो तब तक तो जो है वो तो ठीक है, वो धीरे धीरे करके है ना, ट्रांजिट पीरियड में धीरे धीरे करके कैसे वो ठीक हो जाए उसको और मानवीय बनाएंगे। जो भी जरूरत पड़ती है, जैसे एक समय, जैसे दर्शन भाई ने बोला ना कि एक समय में आहार और औषधि दो अलग अलग चीज होती ही नहीं थी, आहार ही औषधि था। जैसे अभी हमको कल या परसों प्रभुमय भाई ने एक वो दिया कि कौन कौन से ऋतु में क्या क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कम खाना है, क्या ज़्यादा खाना है, ये उन्होंने दिया। तो वो हर ऋतु के बारे में उन्होंने दिया, तो वो चीज़ को फॉलो करेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और फिर बीमार पड़ेंगे तो फिर उसके लिए फिर प्राकृतिक चिकित्सा है, फिर घरेलू चिकित्सा है, जो दादी नानी के नुस्खे हम लोग बोलते थे वो, फिर उसके बाद में आयुर्वेद भी है, और इमरजेंसी जो अभी आप बोल रहे हैं। अगर मान लो ऐसा भी होता भी है तो जब तक व्यवस्था नहीं बनती तब तक के लिए जो है उसमें तो काम चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चैत्र महीना गया तो उसमें हम फूल खाते हैं। हाँ वो हमारे परंपरा में बताया गया है। हाँ, और हम वो मीठे के बिना का उपवास रखते हैं, एक समय जब खाना खाते हैं वो नमक नहीं लेते हैं। तो ये जो करते हैं तो क्या है इसमें, ये अभी गर्मी बहुत पड़ती है तो जो हाई बीपी होता है वो नहीं होता है। तो नमक के बिना का जो हम 2-3 दिन व्रत रखते हैं तो उससे ये होता है। तो परंपरा में ऐसा बहुत सारे चीजें पहचाना गया है, पर हम उसको ध्यान देते नहीं है, है ना। किसी भी स्थिति में, चाहे वो क्रोध है ना, स्ट्रेस की बात हो, पहली बात तो है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि भी स्ट्रेस तो होगा, एंगर तो होगा, ईर्ष्या तो होगी, अब इसको मैनेज करना है ना। अब आपको गुस्सा आ गया, अब इसको है ना, अब उसका भी बात क्या है जो कल आप सब ने ही लगभग एक शेयरिंग की थी कि हमको क्रोध आ गया, उसके बाद हमने कुछ कर दिया, फिर दुखी होते हैं। उसके बाद तो दुखी होना रह जाता है ना, जिसको कहते हैं पश्चाताप, पछतावा, कि हमसे गलत हो गया और अब हम दुखी हो रहे हैं। अब इसको ठीक कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, अगली बार गुस्सा नहीं होगा, है ना। इस बार तो चलो बच्चे को डांट दिया, बच्चे की गलती भी नहीं थी, अगली बार नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार जैसी कुछ और बात होती है तो उस पर गुस्सा आ जाता है ना। तो हम ये साइकिल में पड़े रहते हैं। दूसरी स्थिति है कि जैसे जैसे गुस्सा आ रहा है और हम गुस्सा ना करें, रिएक्ट ना करें। और तीसरी स्थिति है कि हमको गुस्सा ही ना आए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, कौन सी स्थिति की बात थी? तीसरी की बात हो रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट की भी बात नहीं हो रही है। आपने गलत कर दिया, अब उसका क्या दंड दिया जाए वो भी बात नहीं हो रही है। क्या कर दिया जाए, गलती हो गई, नहीं जी, है ना। न्याय क्या मानते हैं अभी? गलती को गलती से, अपराध को अपराध से। इसको क्या कहते हैं? आपने गलत कर दिया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ गलत किया, अब बहुत सारे लोग मिलके उसके साथ गलत करेंगे। तो किसी ने मर्डर किया, अब स्टेट क्या है, बहुत सारे लोगों का मिलके है ना राज्य, कानून व्यवस्था, वो सब उसको अब दंड सुनाएंगे, तो न्याय मिल गया। तो गलत हो गया, अब उसको कैसे, अब इसको न्याय यहाँ नहीं कह रहे, ये तो दूसरी, ये तो पहली स्थिति है ना। अभी
गड़बड़ होगी, अब गड़बड़ को अब दूसरे लोगों को दंडपूर्वक सिखाया जाए, देखो गलती नहीं करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैनेजमेंट क्या करता है? ये तो दंडपालिका है कि मैनेज किया जाए लाभ और प्रलोभन से, और क्या प्रलोभन और भय से, है ना। शासन, मैनेजमेंट भय प्रलोभन के द्वारा आदमी गलती ना करे, उसको अच्छा करने का इंसेंटिव दे और गलत करने का भय दिखाए। हो जाता है क्या? तरीके निकालते हैं फिर, है ना, है ना। गलत इंफॉर्मेशन देके कैसे इंसेंटिव ले लिया जाए और कैसे भय से बचा जाए। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? बिना भय प्रलोभन के गलती ही ना हो। तो न्याय क्या है? व्यवहार ही हमारा मूल्य प्रधान हो जाए, यही न्याय है। मतलब गलत व्यवहार ही क्यों हो, हम मूल्यों का निर्वाह करें, इसी को न्याय कह रहे हैं। तो गलती नहीं हो रही है। अब लगता है क्या ऐसी स्थिति हम कर सकते हैं? क्या लगता है ये संभव है ऐसा? क्या लगता है? कितने लोग मानते हैं ऐसा हो पाएगा? जयेश भाई, दिगंत भाई, घनश्याम भाई, आप योगिता बहन आप नहीं मानते? अच्छा मानते, कर लें हाथ नीचे। अगर ऐसी संभावना को आप स्वीकार करते हैं कि हमको स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है, स्ट्रेस हो गया फिर उसके लिए पैथी नहीं संभालनी है, स्ट्रेस ही ना हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, एंगर मैनेजमेंट के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मानवीय सहज है ना, जो मानव सहजता से स्वीकारता है, जो सही है उसका अध्ययन है। और वो कैसे कह रहे हैं हो पाएगा? समझ से हो पाएगा कि हम अस्तित्व में जो व्यवस्था है अगर उसको समझ लेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज हम मैनेजमेंट करते रहेंगे, है ना। हम दुखों से, स्ट्रेस से लड़ते रहेंगे, हम निपट जाएंगे, लेकिन स्ट्रेस मरते दम तक नहीं निपटेगा। हॉस्पिटल जाते हुए भी गिनते रहेंगे अब इसमें कितना खर्च आएगा, उधर ब्लड प्रेशर हो रहा है, उधर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अरे अब फंस गए। हॉस्पिटल वाले तो पता ही है, वो तो छोड़ते ही नहीं है, वो तो अच्छा भला आदमी आ जाए तो पकड़ लेते हैं। अब स्ट्रेस बढ़ेगा हॉस्पिटल जाते जाते या कम होगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो बिल देख के आदमी और स्ट्रेस हार्ट अटैक का इलाज कराने गया था, हार्ट अटैक से बचा और बिल देखकर मर गया। ऐसी स्थितियां हमने बना ली हैं लगभग। तो उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था का वर्णन है जिसकी हमें अभी सूक्ष्म इच्छा है। अभी हमारी वो तीव्र इच्छा नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं बनी है। आवश्यकता का मतलब है जिसके बिना हमको जीना संभव नहीं है। हमारे क्या जीने और जीने का प्रश्न है, क्या जीने और मरने का, कि जीने और जीने का, है ना, जिसको हम जीने मरने का प्रश्न बोलते हैं, उसको आवश्यकता कह रहे हैं। हम वही करते हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि समझे बिना अब हमारा गुजारा नहीं है, आर या पार, या तो सुखी होके जीना है, नहीं तो कौन कह रहे विवेक भाई? हाँ, नहीं सही बात है। देखो आदमी सुसाइड कब करता है भाई? सुसाइड तो मानव ही करते हैं ना। देखो बिल्कुल सुख की आशा नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं, मतलब आशा खत्म हो गई है। तो उसके लिए अब दुख से छुटकारा पाना तीव्र इच्छा में आ गया है। अभी हमारी मरने की तीव्र इच्छा है क्या? हम में से कोई मरेगा क्या? सोच भी नहीं सकते भाई, कुछ भी हो जाए, क्यों मरेंगे? लेकिन एक आदमी सुसाइड कर लेता है। सोचो उसकी स्थिति क्या होती होगी। उतनी तीव्र इच्छा हो गई उसकी कि अब उसके अंदर दुख से छुटकारा पाने की इच्छा तीव्र हो। सुख क्या है वो तो पता ही नहीं है कैसे सुखी होना है। तो कम से कम आपका सबका एक तो बधाई के पात्र है कि सुसाइड की संभावना तो पूरी, वो तो तीव्र इच्छा बनने वाली नहीं, क्योंकि सुख की आशा तो अब आपको तो रास्ता भी मिल गया नहीं, है ना। सुसाइड की तरफ तो वो जाते हैं जिनके पास रास्ता ही, विकल्प ही है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। सुखी होने का कोई ऑप्शन है वो उपलब्ध नहीं है, उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता हम में से कोई पहुंचेगा। क्यों भैया पीयूष भाई? पहुंचेंगे? जीव अवस्था में भी नहीं जाएंगे। अब तो हमारे लिए मानव शरीर लेना
आवश्यकता बनेगी। हाँ। जिग्नेश भाई किधर है? हाँ जिग्नेश भाई बताइए, जीव अवस्था में नहीं जाना है ना? जिग्नेश भाई के पास कौन बैठे हैं? प्रियंक भाई, ठीक लग रहा है? संभावना है सुखी होने की। हाँ, तो एक रास्ता है कि भाई दुखी हो रहे हैं, दुख का निवारण कुछ कर लिया जाए, कुछ राहत मिल जाए। एक होता है राहत कार्यक्रम। राहत मतलब दुखी हैं, दुख से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाए। दूसरा सोचते हैं कि दुखी ना हो, और तीसरा सुखी हो जाए, निरंतर सुखी रहें। तो ये दुख से राहत का कार्यक्रम नहीं है कि हम में कुछ है ना छोटा पोटा मैनेजमेंट करके लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, पति पत्नी का, बच्चे के साथ कुछ है ना मनमुटाव चल रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। अगर सुखी होंगे तो दुख से छुटकारा तो हो ही गया ना। अगर हम सुखी हो गए तो फिर दुखी छुटकारा करने का क्या है? फिर हमको रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या करना है? अगर मैं स्वयं में समझ से सुखी हो गया तो मेरा सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो ही जाएगा। तो बच्चे के साथ तो, पत्नी के साथ तो, माता के साथ तो, पिता के साथ तो संबंध अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसी यहाँ बात हो रही, आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है ना? हाँ जी दीदी। तो अभी अभी करें इसने बोल, तो उसकी आवश्यकता अभी कैसे लग रही है दीदी? स्नेह मूल्य मिसिंग है, उसी का ही ये सारा फैलाव है, जो नेगेटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा समझा जाए तो मतलब तो देखिए कल राकेश भैया ने है ना, राकेश अग्रवाल भैया ने इसका फ्लो बताया था। अनुभव मूलक विधि से जब जैसे आदरणीय नागराज जी को अनुभव हुआ तो उन्होंने इसका वर्णन किया है उसमें। तो सबसे पहले कृतज्ञता मूल्य का भाव आता है, कृतज्ञता का भाव आता है। क्योंकि है ना, अब समझदार हुए तो कितनी मानव जाति सबका योगदान है, तो सबके प्रति है ना उनके योगदान का स्वीकार्यता बनती है, कृतज्ञता का भाव आता है। लेकिन जब हम अनुभवगामी विधि में चलते हैं है ना, अनुभवगामी मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, पहले पठन इसको हम वर्णन करेंगे, आगे चैप्टर निर्भरता ही विश्राम है में इसका डिटेलिंग होगा भी। तो हम धीरे धीरे हमको संबंध दिखने लगता है सबके साथ में। ये सारे मूल्यों का हमको आस्वादन तो नहीं हो पाता है, लेकिन भासाभास होने लगता है जितना जितना हम समझते हैं, है ना। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह तीनों भाव हम में पैदा होते हैं। थोड़ा कृतज्ञता, श्रद्धा, वात्सल्य इसमें हो सकता है और गहराई के साथ, लेकिन कम से कम हम में जब जितना स्वयं में विश्वास आने लगता है तो सबके प्रति सम्मान और उसी के साथ स्नेह। क्या मतलब है कि भाई सभी सुखी होना चाहते हैं, है ना, और मेरे समझने में और मेरे सुखी होने में सबका योगदान आवश्यक है, और मेरे प्रमाणित होने में सबकी भूमिका है। तो ये भाव जैसे ही आने लगता है तो सबके प्रति स्नेह का भाव पैदा होता है कि मेरी परस्परता में मित्रता का जो संबंध दिखता है ना, वो स्नेह के भाव के साथ में जुड़ता है कि स्वयं स्फूर्त सभी मेरे अपने ही हैं, सभी के साथ मेरा संबंध है। वो भाव को हम स्नेह कह रहे हैं। कोई भी पराया नहीं है, ये अंतिम स्थिति बोलते कोई भी दूसरा नहीं है, पर अपने पराये की जो दीवार खत्म होती है वो स्नेह भाव से खत्म होने लग जाती है ना। फिर मैं किसी का शोषण नहीं करता हूं, सभी संबंधी हैं। तो कल एक सूत्र किन्होंने बताया था, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। किन्हीं को ये स्वीकार हुआ था कल, किन्होंने, हाँ क्या नाम दीदी, नेहा दीदी ने कल ये शेयर किया था। तो स्नेह के भाव से वो आता है, ठीक है ना। ठीक, बढ़ाया जाए आगे। हाँ जी, क्या है आगे? अगला क्या?
हाँ, पेज नंबर 17 है ना। तो ये यही इसी में पूरा जो बुलेट अभी अधूरा है हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, हम प्रयोग और उत्पादन तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, है ना। और अब ये अर्थोपार्जन जो कह रहे हैं, तो अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता, ये 3 शब्द आए, है ना। तो अब इसमें ये भी है कि अर्थोपार्जन किसको कहा और वहाँ धनोपार्जन की संज्ञा बात की है। तो अर्थ किसको कह रहे हैं? तन मन धन रूपी अर्थ, है ना, जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन संज्ञा है। तो जो हम श्रम नियोजन करते हैं प्रकृति पर, है ना, समझदारी से, तो उससे जो कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा है उसे धनोपार्जन कह रहे हैं। जब अर्थोपार्जन पूरा बात कह रहे हैं तो वो तन मन धन रूपी अर्थ है, मानसिकता भी शामिल है एक्चुअली जब हम अर्थोपार्जन पूरा बोल रहे हैं, ठीक है भैया, पूरी बात। और अब आता है अर्थोपार्जन से ही उपयोग सदुपयोग की बात है। तो जब उपयोग कह रहे हैं तो उत्पादन एवं सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है, ठीक है। तो अब परिवार की सीमा तक आता है ये उपयोग जो बोल रहे हैं, तो परिवार की सीमा तक की बात है ना। जब हम सदुपयोग कह रहे हैं तो उसका भी परिभाषा है कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। देखिए, तो अब क्या हो गया, क्वालिटी शिफ्ट हो गई ना, कि अब हम जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं अब हम भागीदारी कर रहे हैं व्यवस्था में, है ना। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम जब तन मन धन का नियोजन कर रहे हैं तो वो सदुपयोग की सीमा में है, तो समाज गति के अर्थ में आया। और जब हम कहते हैं कि प्रयोजनशीलता, तो वो अब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन। तो अब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का जब हम पूछते हैं कि भैया जो भी हम कर रहे हैं इसमें इसकी निरंतरता हो, है ना, आगे की पीढ़ी को भी साधन उपलब्ध रहे, है ना। सामान्याकांक्षा और महत्वाकांक्षा के बारे में फर्क देख रहे हैं, किसका प्रश्न है? हाँ, प्रश्न, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या निकला था? हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो पहले ये समझ लें, उत्पादन 2 भेद से है, सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क देख रहे हैं, है ना। सामान्य आकांक्षा, हाँ भैया कोई बताएंगे इधर किन्हीं को कि सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में क्या भेद है? जय भाई कुछ बताना चाह रहे हैं, माइक। सामान्याकांक्षा बेसिकली परिवार मूलक होती है, जो मैं और मेरा परिवार जो है उसके लिए सभी के लिए आवश्यक है, सामान्याकांक्षा है। लेकिन जो महत्वाकांक्षा है, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, तो समाज गति के लिए है बेसिकली। कैसे? जैसे कि मुझे ट्रैवल करना है कहीं पे भी बहुत दूर, तो वो सामाजिकता में ट्रैवलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, लेकिन हर घर में वो हो, वो आवश्यक नहीं। तो जो सामान्य आकांक्षा है वो हर एक की आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आहार, आवास और अलंकार। तो ये जीवन की आवश्यकता की बात नहीं कह रहे हैं, मानव की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। और मानव में शरीर और जीवन साथ साथ है। हाँ भैया कौन करे? रोटी, कपड़ा और मकान, सही कहा आपने। जिसको आहार, आवास, अलंकार कह रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, मैं मेन इसकी बात कर रहे हैं। और महत्वाकांक्षा जो इन्होंने बताया वो सीधे सीधे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दूरगमन कार है, अब कार हम चलते हैं और हमारे शरीर की चलने की गति को बढ़ा दिया, पर हमको गति की क्या आवश्यकता है, कब पड़ती है? अगर कोई व्यवस्था में तो पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, है ना। तो क्या लगता है हमको जीने के लिए कौन सी आवश्यकता प्रधान है? क्या नाम? पीनल वैन। हाँ, कौन सी आकांक्षा हमारे लिए सामान्य? महत्वाकांक्षा।
अगर हमारे पास ऑप्शन है कार चाहिए कि गेहूं चाहिए, अगर ऑप्शन है दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। पर वो बता रहे हैं जय भाई कि दूसरे की आवश्यकता, एक्चुअली अब हमको हर कोई कार के पीछे क्यों भाग रहा है? महत्वाकांक्षाओं की वस्तुओं के पीछे हम ज़्यादा भाग रहे हैं, हमको ज़्यादा पैसे ज़्यादा कमाई की आवश्यकता। कहाँ है कबीर भाई, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में जब ज़्यादा पैसे का पैकेज चाहिए तो ज़्यादा पैसा किस लिए चाहिए? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में भी जैसे हम कॉर्पोरेट में कुछ काम करके आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर पैसा चाहिए तो आदमी क्या करता है? घर में एक अपना बार खोल लेता है। अब ये कौन सी आकांक्षा है? ये तो बाबा जी ने बताया ही नहीं एक्चुअली। राजेश भाई लगता है अब उनको पता ही नहीं था। आदमी शराब भी पीता इतना, मतलब पढ़ लिख के कमा के, सबसे ज़्यादा कमा के क्या करेगा? और उसका क्या सपना रहता है कि मेरा घर में मेरा अपना बार हो। ये MBA करके मल्टीनेशनल में काम करके बहुत बड़ी पैकेज लेके, अब पैसे का करेगा क्या भाई? गेहूं के लिए कितने पैसे की जरूरत है? आहार आवास, रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो आज ज़्यादा बड़ा पैकेज किसके लिए चाहिए कबीर भाई? स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? जीवन शैली में क्या चाहते हैं? आधुनिकता का मतलब क्या? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। हाँ, तो महत्वाकांक्षा अब वो शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो किसकी आवश्यकता बन गई है? राकेश भाई, किसकी आवश्यकता बन गई? सम्मान की। और सम्मान किसकी आवश्यकता है? हाँ जी, तो पैकेज किसके लिए? भाई आप क्लियर कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स को। अब आप कहोगे देखो मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है भाई, अब जीवन के लिए बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। जीवन की तृप्ति तो समझ से हो जाएगी, तो बड़ा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अभी जो दौड़ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा पैकेज किसके लिए चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, है ना, और क्या? बड़े गैजेट्स, है ना भाई, एप्पल का ही चाहिए फ़ोन, इसके लिए तो पैसा चाहिए ज़्यादा। और ज़्यादा महत्वाकांक्षा मतलब, अब वो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा घर में बाहर, अब बोलोगे ये किसके लिए चाहिए? खुद का पर्सनल एरोप्लेन। ये अंजू बहन की आकांक्षा है। नहीं? अच्छा, आपकी नहीं है? अच्छा, आपके दोस्तों की, मतलब हमारे ही भाई बंधु हैं। मतलब पैकेज से क्या चाहते हैं, है ना? हमारे दोस्त की पत्नी ने बोला देखो जी, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ने बर्थडे पे क्या दिया है गिफ्ट? चार्टर्ड प्लान। बताइए, अब बताओ बेचारा वो तो गया काम से, उसकी तो जिंदगी क्या, कई जिंदगी निकल जाएंगी अगर उसको चार्टर्ड प्लान। वो तो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को भूल ही जाएगा। जीवन में कुछ समाधान, समृद्धि कोई चीज है, शांति नाम की वास्तविकता है, सुख शांति संतोष आनंद सब फुर्र हो जाएगा। ये वातावरण का दबाव है, ये हम वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। सडनली किसी को कोई पैकेज मिलता है, अखबारों में क्या छप के आता है दूसरे दिन, इस बार IIM के फलाने स्टूडेंट को इतने करोड़ का। अब इसका प्रभाव क्या होता है? मानसिकता। अब हर बच्चा हर माँ बाप सपना देखने लग जाता है, बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है, IIT भेजना है इसको, तो अब उसको बच्चे में क्या दिख रहा है? वो पैकेज। अब पैकेज क्यों चाहिए? क्योंकि वो सम्मान का वो बन गया है। तो सारा पैकेज किसके लिए? सुखी होने के लिए चाह रहा है। सामान्य आकांक्षा शरीर स्वस्थ रहने के लिए है। किसके लिए है? शरीर की स्वस्थता के लिए, ये हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। महत्वाकांक्षा समाज गति के लिए, है ना, जो बनाए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अभी लोगों को इधर से उधर जाना उतनी ही आवश्यकता है, उससे शरीर को कुछ नहीं मिलता है ना। दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन से हमारे शरीर को कुछ नहीं मिलता है, वो हम व्यवस्था के लिए करते हैं। उससे ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जीवन सुखी होना चाहता है, मानव सम्मान पाना चाहता है, उसके लिए है। उससे मिलता है क्या किसी को? कबीर भाई,
कह नहीं सकते ना, थोड़ा जांचा जाए भाई। कोई मदद करेंगे इनको? हाँ जी, कंचन दीदी। जी मानसिकता, मानसिकता, विचार, व्यवहार और कार्य। तो यूजुअली अगर आप प्रोफेशनल, पर्सनल और बाकी सारे लेवल्स पर भी अगर हम देख ले, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक माँ है, वो अपने बच्चे से खुश नहीं है, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि कार्य में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, जो बेसिक नीचे वाला कंपोनेंट है, और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाले में कुछ चेंज आ जाए। यही चीज़ हम लोग अगर प्रोफेशनली भी देखें तो जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आप हो, तो आज ये प्रोजेक्ट कर लिया, कल वो असाइनमेंट कर लिया, तो मोस्टली हम जो चेंजेस है वो कार्य में करते हैं। व्यवहार तक ध्यान जाता है पता नहीं, और विचार तो हमें मतलब ऐसा ही लगता है कि मैं तो सही हूँ, मेरी मानसिकता में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। फिर जॉब डिसैटिस्फैक्शन और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक बात है। और यहाँ हम विचार से भी ऊपर की बात कर रहे हैं। कल हमने लिखा था ना, अनुभव, समझ। तो विचार भी कहाँ से नियंत्रित होता है? समझ से नियंत्रित। एक्चुअली भैया मतलब अगर हम मानव को देखने जाएं अभी के सिनारियो में भी और 4.5 क्रियाओं में भी, तो हम लोग मानसिकता से ड्रिवन हैं। ठीक बात। और मानसिकता को चेंज करने का कितना कोशिश कर रहे हैं, I mean, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां तक ध्यान भी नहीं जा रहा। बहुत सही बात है। तो कबीर भाई है ना, कंचन बहन बोल रही हैं कि जो मूल प्रश्न था कि जो बड़ी पैकेज है ना, क्या हम बड़ी पैकेज से सम्मान पा पाते हैं? बड़ी कार से, बड़े घर से, इसको जांचने की जरूरत है। कबीर भाई कह रहे हैं कहा नहीं जा सकता है, तो क्या हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं? हमको क्या लगता है, क्या इन चीज़ों से सम्मान पाते हैं, सुखी हो जाते हैं? इनका ऐसा कहना है। फिर से मैं प्रश्न रखता हूं सभा के सामने। देखिए, हम, दीदी ने बोला मानसिकता को चेंज करना है। मानसिकता का मतलब मान्यता। अभी जो हम कह रहे हैं कि सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और ये पैकेज के साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी की सामान्य आकांक्षाएं सर्व मानव की आवश्यकता है। क्लियर है ये बात? इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। हम यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि भाई खाना पीना छोड़ दो, ऐसा त्याग की कोई बात ही नहीं है। खूब अच्छा, जो भी शरीर स्वस्थ रखने के लिए उत्पादन के साथ जो अच्छे से अच्छा खा सकते हैं खाया जाए। अभी जो पैकेज की बात होती है, जो कल आप कबीर भाई कह रहे थे कि आपको तो बहुत कुछ दौड़ना पड़ता है ना, व्यवहार की कोई बात ही नहीं हो पाती है क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो हम उस मानसिकता की जो बात कर रहे हैं, कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा बड़ा पैकेज, ज़्यादा पैसे वाला जॉब किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए विजय भाई? किस लिए चाहिए? स्टेटस के लिए, सुविधा के लिए। इसमें सब सहमत है कि अलग है? प्रशांत भाई, प्रीतम भाई, पारस भाई और विशाल भाई, और कहाँ हैं? युवराज भाई किधर हैं? क्या लगता है आपको, किस बात से? सामान से सम्मान। कबीर भाई सबका तो कहना ऐसा है, आप क्या सोचते हैं? अब हम कह रहे हैं ये इसके लिए चाहिए। क्या इस बड़े पैकेज से सामान से खरीदकर सम्मान मिल पाता है? क्या हम सुखी हो पाते हैं? तो सर्वे कर लिया जाए। तो एमबीए के स्टूडेंट से सर्वे कराया जाए, भाई जिन लोगों के पास पैसा है उनके घर की हालत देखी जाए। एक प्रोजेक्ट दिया जाए, है होम विजिट, सबके पास जाके भाई आप जो है, जिस समय आप एमबीए के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उस समय आप क्या सोचते थे, आपने क्या क्या पा लिया। तो मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मैं भी एक समय स्टूडेंट था, है ना, फिर जॉब भी किया, और उस समय जितने भी दोस्तों के साथ हुआ और सबके घर की स्थिति पता चली, तो जितना पैसा अगर पूछते हैं, आज भी हम उनसे पूछते हैं भाई जितना उस समय सोचते थे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते थे, यार इतना हो जाएगा तो मैं तो नौकरी को लात मार दूंगा। अच्छा, सम्मानजनक शब्द से नहीं बोलते कि नौकरी छोड़ दूंगा, क्या करेंगे? लात। उसी से कमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने पीड़ित रहते हैं ना नौकरी से। आप नौकरी करके खुश हैं क्या? सही सही बोल दो यार, क्या दिक्कत है? नौकरी करके कोई खुशी हो सकता है? हाँ, मतलब कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप मैं तो हो सकता।
अच्छा, तो इस पे चाय के साथ थोड़ा ध्यान देना। हमारा प्रश्न अभी भी है, थोड़ा आपस में चर्चा करें, क्योंकि ये मूल मान्यता है और ये आसानी से निकलती नहीं है ना, आसानी से जाती नहीं है। हम पढ़ते रहते हैं लेकिन चाहते तो हैं कि देखो हम तो समझ से सुखी होंगे, लेकिन हमारे बच्चे को तो